हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अगेन। कैसे हैं सब लोग? ओके ग्रेट, ठीक है सर। तो हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे, और बहुत जबरदस्त डिस्कशन हम कर रहे थे किस पे? मेमोरी पे। मेमोरी पे हमने कैश का ऑर्गेनाइजेशन समझा है, कैश की मैपिंग समझी है। लास्ट क्लास में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया था दैट इज कैश मैनेजमेंट, जहां पे हमने रिप्लेसमेंट पॉलिसी समझी और उसमें अलग अलग आइडियाज हमने ऑब्जर्व किए थे, फिर रिमेंबर यस, जिसमें LRU वॉज मोस्ट पॉपुलर। और उस पैटर्न के ऊपर सिर्फ कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं, वहां पे अगर आपने गौर किया तो कैश का जो बेसिकली आर्किटेक्चर है, कैश मैपिंग कौन सा रूल से आप कर रहे हैं, डायरेक्ट है, एसोसिएटिव है, सेट एसोसिएटिव, उसकी भी नॉलेज जरूरी है ना। जब दोनों नॉलेज आपके पास होंगी तब वो वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। यस, ठीक है। तो एक एक करके अब अभी अपन डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और आज जो बात करनी है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करेंगे। और टाइम, एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका रफ आइडिया उस दिन भी हमने लिया था। दो अप्रोचेस की हमने बात की थी कि या तो पैरेलल कर सकते हैं या तो वन आफ्टर अनदर, जो हमारी हायरार्किकल अप्रोच होती है। तो एक एक करके पहले क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। यस, रात में तो वो तो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका था कि 1 बजे तो ऑब्वियसली क्लास कैसे लूंगा। मैं करना चाह रहा था 1 PM की, बट बाय मिस्टेक वो क्लास हो गई 1 AM की, है ना। यस, मैरिज कैसी थी? खाना कैसा था? बहुत ही मेरे खास फ्रेंड है रितेश सर, उनकी मैरिज थी तो खाना अच्छा था। हालांकि अब ये जिस तरह से आप किसी मैरिज की कल्पना कर रहे होते हो ना जब कॉलेज में होते हैं, कि मैरिज का मतलब सिर्फ ना किसी चीज से मतलब नहीं, खाने का और खा खा के मर जाने का, वो वाला आइडिया नहीं होता, है ना। रितेश सर फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। चलिए ठीक है, तो अब मैं जी अब मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं और डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए जरा ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और ये पैटर्न फिक्स है बिल्कुल। क्या यही पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में भी? वहां भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 25 एंड 24, ओके ओके, ठीक है। मैं डेटा के हिसाब से ऑब्जर्व करता हूं, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। ये कहता है कैलकुलेट द इफेक्टिव, ना ई स्टैंड्स फॉर, अच्छा इसके अलग अलग नाम है, एवरेज, इफेक्टिव, है ना, समथिंग लाइक दिस। बट इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर अ मशीन वेयर कैश हिट रेट इज 80% and the cache access time is 5 nanosecond and the main memory access time is 100 nanosecond and for both simultaneous and hierarchical. Now let me go one by one. और यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूलाज तो हैं बट उन्हें रटना नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आइडिया बाय आइडिया क्या वो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, जी हाँ। तो मेंटली आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। मैं एक एक करके बात करता हूँ। देखिए हम मान के चल रहे हैं इस आर्किटेक्चर के हिसाब से, जिसने जो इंफॉर्मेशन इसने हमें दी कि शायद जो सीपीयू होगा, गौर करिएगा इस बात पे, सीपीयू पहले कहां पे एक्सेस करेगा, ट्राई करेगा कैश के ऊपर। दिमाग में हार्डवेयर बनाते चलो। अब कैश के हिट होने की जो संभावना है वो है 80%। हिट रेट मतलब कि 10 में से 8 बार या 100 में से 80 बार डेटा कहां मिल जाता है, कैश में मिलता है। बहुत साधारण बात है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं 0.8, क्योंकि मैं रेशो में लिख रहा हूं 1 से, तो 0.8 केसेस होंगे आउट ऑफ 1 कि डेटा कैश में मिले, और कैश में मिलेगा तो वहां पर टाइम क्लियर कट लिखा हुआ है कि 5 नैनो सेकंड में गेम ओवर हो जाएगा, बात खत्म हो गई, आपका एक्सेस रिजॉल्व हो गया। लेकिन अब सोचिए एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि डेटा यहां ना मिले। अब बताओ इस बात की संभावना कितनी होगी? तो 1 - 0.8 कर लो,
जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं मिस रेट, है ना। तो 0.2% ऐसा हो सकता है कि डेटा आपको कैश में ना मिले। अब अगर डेटा आपको कैश में नहीं मिला तो भी ये बात तो आपको कैश देखने के बाद ही समझ आई ना, यस और नो। डेटा आपको कैश में नहीं मिला, ये बात आपको, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं यहां पर पहले पेनल्टी लगाऊंगा कैश की, दैट इज 5 नैनो सेकेंड। उसके बाद 100 नैनो सेकेंड आपको लगेगा मेन मेमोरी एक्सेस करने में। अच्छा एक बात मुझे बताइए, वैसे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या डेटा हमेशा मेन मेमोरी में हो ऐसा जरूरी है? नहीं। लेकिन क्या इसने आपको बताया कि मेन मेमोरी का हिट रेट क्या है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या है? वो कोई डिटेल नहीं है। तो इसका मतलब एग्जामिनर नहीं चाहता कि क्वेश्चन को मेन मेमोरी से पीछे लेके जाए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? वो चाह रहा है कि अब यहीं पे इसको एनालाइज करें और सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से इसे सॉल्व करता हूं तो 0.885 40, तो शायद ये हो जाएगा 4 मिली सेकेंड, और ये होगा 0.2 इंटू 105। तो 0.2 इंटू 1025 करेंगे 20%, ये हो जाएगा 21। अच्छा इन नैनो सेकेंड था, आई एम सॉरी। तो 4 नैनो सेकेंड प्लस 21 नैनो सेकेंड, नाउ इट टर्न्स आउट टू बी 25 नैनो सेकेंड। मुझे बताएं, आइडिया के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से, क्या सारी चीज एकदम साधारण है? आप फॉलो कर पा रहे हैं? वेरी गुड। और एक तरीके से हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि मेन मेमोरी का जो हिट रेट है वो कितना हो गया, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, हमें समझ आ रहा है कि मेन मेमोरी का हिट रेट हम 1 लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब अगेन, हालांकि एग्जाम में बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बट अगर साइमल्टेनियस एक्सेस की बात करें तो फिर कैसे हैंडल करेंगे इसको? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय। तो यहां पर बस आपको क्या नहीं लेना है मेरे दोस्त, पेनल्टी नहीं लेनी है, क्योंकि हम दोनों एक्सेस एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो 5 नैनो सेकेंड इधर लगा और 100 नैनो सेकेंड उधर लगेगा, पेनल्टी नहीं लेना। तो ये तो 4 नैनो सेकेंड ही रहेगा, बट ये 20 नैनो सेकेंड हो जाएगा। तो आपका जो टाइम है दैट विल बी 24 नैनो सेकेंड। अब ये जो इंप्रूवमेंट है ये नेग्लिजिबल है या कंसीडरेबल है, बताइए। तो देखिए 25 से 24 अगर हिसाब समझें तो लगभग 4%, इजंट इट? 100 में से देखूंगा 4% ना, 4% इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तब क्या है, जब हम कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर लेते हैं, अच्छे प्रोसेसर लेते हैं, तो मैं नहीं बोल रहा सिर्फ ये, बट इस तरह के बहुत छोटे छोटे चेंजेस हम करते हैं, तो कुल मिला के बाद में जो प्रोसेसर बनता है तब समझ आता है कि हाँ ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो बताएं भाई। बहुत सिंपल सा आइडिया था, सिंपल तरीके से ही हमने उसे प्रोसेस भी किया है। क्लियर है? ये क्वेश्चन बताइए, 2015, ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, हालांकि मुझे लगता है बहुत ही साधारण है। आप लोग ध्यान से फॉलो करेंगे तो बड़े आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसको ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है इसका। चलिए सर, एक एक करके कैलकुलेशन देखते हैं वन बाय वन, फिर मुझे बताइएगा। assume that a certain processor, assume that for a certain processor a read request takes 50 nanosecond on a cache miss and 5 nanosecond on a cache hit. अब देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। कैश मिस होने पे मैं मेन मेमोरी में जाता हूँ, सेकेंडरी में जाता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, क्या इस तरह की कोई बात इसने बोली? नहीं, उसमें आपको शायद घुसने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्लियर कट बोल दिया भाई साहब, मिस होगा तो 50 नैनो सेकेंड लगेगा, हिट होगा तो 5 नैनो सेकेंड लगेगा। सपोज वाले प्रोग्राम, रनिंग प्रोग्राम ऑब्जर्व 80% ऑफ द प्रोसेसर रीड रिक्वेस्ट रिजल्ट इन द कैश हिट। तो हिट बता रहा है परसेंटेज, वो भी आपके पास हो गई। एवरेज रीड एक्सेस टाइम, अब देखो एक इसने थोड़ा सा मसाला इसमें डाला, वो ये कि जानबूझ के इसने यहां पर एक एडजेक्टिव लगा दिया, रीड। यस, अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता अगर ये कुछ ऐसे डिजाइन होता। कभी कभी ऐसा होता है, हम आगे देखेंगे कि रीड का टाइम अलग है, राइट का टाइम अलग है। यस और नो?
रीड के लिए अलग टाइमिंग, राइट के लिए अलग टाइमिंग, बट यहाँ पर राइट की कोई बात ही नहीं की। तो फिर अगर ये रीड लिखे या ना लिखे शायद हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और जब तक कोई किसी क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं करेगा, आप हमेशा साइमल्टेनियस एक्सेस मानेंगे या हेरेडिकल एक्सेस मानेंगे, वन आफ्टर अनदर। हेरेडिकल मान के चलेंगे, वन आफ्टर अनदर। तो उसी आइडिया से आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं मानूंगा हिट रेशियो, दैट इज 0.8% हिट हुआ। और अगर हिट हुआ तो ये जैसा बोल रहा है कि 5 नैनोसेकंड का खर्चा है, लेट मी राइट 5 नैनोसेकंड प्लस, अभी मिस ले लेते हैं, दैट इज 1 माइनस 0.8। और अगर मिस हुआ तो 5 नैनोसेकंड की पेनल्टी प्लस 50 नैनोसेकंड, ये कह रहा है उस केस में अपने को लगता है। और जैसा आप मुझे बता रहे, आई थिंक दैट विल बी ऑल। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 नैनोसेकंड एंड दिस इज 0.2 into 55 नैनोसेकंड। सो दिस टर्न आउट टू बी, अच्छा आई एम सॉरी, इस केस में तो उसने ओवरऑल लिख दिया ना, हाँ आई एम सॉरी। तो यहाँ पेनल्टी लेनी होगी कि नहीं लेनी होगी? हाँ, अब ये देखिए रट्टाफिकेशन की बात, यहाँ पेनल्टी नहीं लेनी होगी क्योंकि उसने बोल दिया कि 50 नैनोसेकंड लगता है मिस पे, यानी कि वो सीधा कंक्लूजन आपको दे रहा है ना, क्या 50 नैनोसेकंड मेन मेमोरी का टाइम है? नहीं, इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा। 50 नैनोसेकंड इज नॉट द टाइम ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी, इट इज ऑलरेडी द रिजल्ट। A read request take 50 नैनोसेकंड ऑन ए कैश मिस। कैश मिस होने पे 50 नैनोसेकंड लगता है, यानी कि सारी चीज इंक्लूड करके बोल रहा है। तो बस, लेकिन हाँ रेशो तो मुझे लेना पड़ेगा, तो 0.2 into 50 करूंगा तो 10 इधर से और 14 इधर से, 4 इधर से। तो ओवरऑल आंसर मेरा आ जाएगा, नैनोसेकंड में पूछा, यूनिट चेक कर लेते हैं, 14 नैनोसेकंड। हिट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ऑब्वियसली। अब देखिए इसमें रटने की कोई बात ही नहीं है। अगर कैश की ही हिट रेशो 100% हो गई या किसी भी मेमोरी की, तो उससे अगले मेमोरी पे अपन जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सोचो, फिर अगले मेमोरी पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो कहानी तो फिर वहीं खत्म हो जाएगी। यस, ये मेरे को नहीं पता, इसके बारे में सोच के बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है क्या सभी को? ठीक है सर, एक और क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस वन नाउ, दैट इज, ये नेट में पूछा है, दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा था। इसको एक बार ध्यान से देखिए, मुझे बताइए ये जो डेटा दे रहा है उस हिसाब से अपन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं, फॉर्मूला बाजी करनी है नहीं करनी है, कितनी करनी है, आप डिसाइड करिए। और इस बार भी लास्ट क्वेश्चन की तरह उसने रिजल्ट बताया, या हर मेमोरी का लेवल बाय लेवल आपको एक्सेस टाइम, हिट रेशो, मिस रेशो, वो सब बता रहा है। ये वो न्यूमेरिकल है जो सीधे एकदम पिन पॉइंट बात कर रहे हैं, टाइम के बेस पे ही आपको कैलकुलेशन करनी है। बहुत अच्छे। एट आ रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से जो आ रहा है उसको टेंशन करो। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जो लोग कह रहे हैं 8 आ रहा है उनको मैं बता दूं, एक बार ध्यान देना कि क्वेश्चन आप ध्यान से फॉलो करो। हालांकि बहुत अच्छा होता अगर एक ऑप्शन यहाँ पे 8 भी होता, isn't it? ओके, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं, उसके बाद जो डाउट, जो कंफ्यूजन मुझे बताइएगा। बोलता है कंसीडर अ सिस्टम विद 2 लेवल कैश, दोनों कैश की बात कर रहा है,
एक्सेस टाइम ऑफ लेवल 1, लेवल 2 एंड मेन मेमोरी आर दिस रेस्पेक्टिवली। तो एक तरह से अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर ये सीपीयू है ना, तो इसके नीचे इस बार कैश 1, उससे कुछ बड़ा कैश 2 होगा लेवल बाय लेवल, और नीचे सबसे बड़ा मान लीजिए मेन मेमोरी। अब देखिए फिर सोचने की बात है, ये भी इस क्वेश्चन को मेन मेमोरी तक क्लोज कर रहा है, क्या इसके आगे भी कहानी होगी? वैसे तो इन जनरल मुझे बताएं, हाँ होगी ना सर, लेकिन ये शायद नहीं चाह रहा इस बार की क्वेश्चन उससे आगे जाए, इसलिए आपको वहीं तक की बात बता रहा है, ठीक है। द हिट रेशियो ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 कैश आर दिस एंड दिस। अब आप मुझे बताओगे उसने मेन मेमोरी का हिट रेशियो क्यों नहीं बताया आपको? पहले का बता रहा 0.7, दूसरे का बता रहा 0.8, मेन मेमोरी का हिट रेशियो क्यों नहीं बता रहा? वेरी गुड, क्योंकि उसके आगे कंसिडरेशन नहीं है भाई, तो उसका हिट रेशियो 1 होगा, बताने की जरूरत नहीं है। What is the average access time of the system ignoring the search time within the cache? Now read this line properly. ये बोल रहा है ignoring the search time within the cache, यानी कि अगर मिला तो ठीक है, लेकिन पेनल्टी के केस में कंसीडर नहीं करना होगा। मैं एक एक करके आगे बात करता हूँ, पहले जरा टाइम देख लो इसका। तो लेवल 1 का टाइम है 0.5 नैनो सेकेंड, बहुत फास्ट है। लेवल 2 का टाइम है 10 टाइम्स, दैट इज 5 नैनो सेकेंड, एंड मेमोरी इज फर्दर 5 टाइम्स, दैट इज 100 नैनो सेकेंड्स। यस, तो चलिए लेट मी ऑब्जर्व दिस वन बाय वन। उसके बाद जहां जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा वो आप मुझे बताइएगा, जहां जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। अब एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ। फर्स्ट लेवल का हिट रेशियो बताओ कितना है? फर्स्ट लेवल का हिट रेशियो है 0.5। ये बात आई एम सॉरी, हिट रेशियो की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लेवल का हिट रेशियो कितना है? 0.7। अगर 0.7 में कहानी हमारी खत्म हो गई तो टाइम भी कितना लगेगा? सिर्फ 0.5 नैनो सेकेंड। इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन कैसे लिखना है। क्या इतनी बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ये फर्स्ट कंपोनेंट बनेगा प्लस। अब अगर फर्स्ट में नहीं हुआ, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, जिसके कितने चांस हैं? 1 माइनस 0.7। क्या इसमें कोई एतराज है किसी को? अच्छा, उसका तभी गेम पूरा नहीं हुआ। फर्स्ट में नहीं हुआ और सेकंड में हुआ, जिसके चांस कितने हैं? अगेन 0.8। यस, तो इस बार सर कितना टाइम लगेगा आपको? बस अब आप मुझे बताएं, यहां 0.5 प्लस 5 लिखना है या सिर्फ 5 लिखना है? यस, सो दैट इज वेयर द पॉइंट इज कि आपको सर्च टाइम विद इन द कैश इग्नोर करना है, यानी कि अगर मिस होता है तो पेनल्टी लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये किस तरह से काम कर रहा है? साइमल्टेनियस की तरह, जो आइडिया हमने समझा, या मान सकते हैं इंडिपेंडेंट एक्सेस है। एक्सक्यूज मी, अब क्या यहां पर कंप्लीट हो जाती है कहानी? नहीं, फिर आगे बढ़िए। और इस बार आप कैसे करेंगे मुझे बताइए। इस बार 1 माइनस पॉइंट, सॉरी 1 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.8, और उसके बाद मेन मेमोरी विच इज गोइंग टू बी 100। यहां हिट रेशियो लिखने की जरूरत नहीं, इसके आगे जानने की जरूरत नहीं। तो मुझे बताइए 0.7 इंटू 0.5 ये आ जाएगा 0.35 प्लस 0.3 इंटू 0.2 अच्छा 0.8, 0.3 इंटू 0.8 दैट इज 0.24 इंटू 5, तो ये आ जाना चाहिए लगभग 1.2, करेक्ट? प्लस now this is 0.3 but this is 0.2 and this is 100, so this turned out to be 6, क्योंकि 0.06 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये तीनों सम होके 7.2 and then 3.5, yes it will come around 7.55 नैनोसेकेंड। सो 83% लोगों ने ऑलरेडी इसको ऑब्जर्व किया था, लेकिन बस शायद ये हेरेडिकल वाला पॉइंट डायरेक्ट ना लिख के जो इसने इस तरह से इस बात को लिखा, शायद यहां थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। वैसे पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। मगर हमको एक्सेस टाइम बताया है
मैं एक बार समझाता हूँ आपको, मैं एक बार समझाता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, मैं इस पर बताता हूँ। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप ये बोलो कि अगर कैश में सर्च करना नेग्लिजिबल है तो अपन ये टाइम भी क्यों ले रहे हैं, इसको भी इग्नोर कर दीजिए, है ना। आनंद, आप भी सोचिएगा, अगर अपन कैश में सर्च टाइम इग्नोर कर रहे हैं तो ये भी ले लीजिए। अब देखिए, एक बात समझिए, ये इस क्वेश्चन को दो तरह से मान के चल रहा है। बेसिकली हो ये रहा है कि मैं एक सेपरेट स्लाइड लेता हूं इस बात को समझाने के लिए कि एक मेमोरी है ना। जब आप वहां से कोई डेटा निकालते हैं तो मैं ऐसा बोल दूं, स्टेप नंबर 1 तो पहले आप उस डेटा को सर्च करते हैं, सर्च टाइम, और जब वो डेटा मिल जाता है तो आप उसको एक्सेस करते हैं, दैट इज एक्सेस टाइम। ऐसा बोल सकते हैं आप, मुझे बताइए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी मेमोरी से कोई डेटा निकालना है ना, दीज आर टू सेपरेट प्रॉब्लम्स। अब हम इस केस में आपको क्या बता रहे हैं, एक्सेस टाइम, उसने अलग से बता दिया एक्सेस टाइम। सर्च टाइम क्या हर बार आप इग्नोर कर रहे हो? हाँ। अब एक्सेस टाइम कब लगेगा, जब डेटा मिलेगा। अगर डेटा नहीं मिला तो एक्सेस टाइम भी नहीं लगा। ऐसे सोच सकते हैं इस बात को। सर्च टाइम हमेशा मैं 0 मान के चल रहा हूं। सर्च टाइम भी कुछ होगा बट मैं उसे हमेशा 0 मान के चल रहा हूं। एक्सेस टाइम मुझे तब देना पड़ेगा जब मैं डेटा रिट्राइव करूंगा वहां से। अगर डेटा नहीं है तो वो कंपोनेंट मुझे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इग्नोर करना, अच्छा मैं कर देता हूँ ना, दिक्कत क्या है आप मुझे बताओ ना। अगर ये लास्ट लाइन इसने नहीं लिखी होती और नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया होता, जैसे शायद आप में से कुछ लोगों ने किया, तो आपने कैसे किया होगा? 0.75 इंटू 0.5 नैनो सेकेंड, पहले में ही काम हो गया। उसके बाद पहला मिस लेकिन दूसरे में हिट, 100% आप पहले पेनल्टी जोड़ेंगे फिर डेटा लेंगे, एंड प्लस उसके बाद पहले में मिस और सर दूसरे में भी मिस, उसके बाद पहले की पेनल्टी फिर दूसरे की पेनल्टी। तब ऐसे बनाया ना, घबरा क्यों रहे हो? यस, लेकिन अगेन जैसा मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट लाइन की वजह से ये पैटर्न पूरा चेंज हो गया। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हो? सिर्फ लास्ट लाइन की वजह से पैटर्न पूरा चेंज हो गया, वरना हम इसे ऐसे ही सॉल्व करते। और शायद ऐसा करके आप बता रहे 8 आ रहा है, परफेक्ट 8 आ रहा है। तो जिन लोगों ने 8 नैनो सेकेंड किया उन्होंने 100% यही फ्रेमवर्क यूज किया होगा, बट इस क्वेश्चन में कहानी थोड़ी सी इसने चेंज कर दी। अब क्या बात समझ आ रही है? वो कैलकुलेशन आप इक्वेशन देख लीजिए, बाकी कैलकुलेशन में तो एक कहीं गड़बड़ की होगी। अच्छा, अब मैं छोटा सा कंसेप्चुअल डिस्कशन आपको और बताता हूँ। वो क्या, लुक एट दिस। एक कहानी है, वो है राइट बैक की एंड राइट थ्रू की। ये टर्म भी कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। जरा ये समझते हैं इसका क्या आइडिया है, कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम क्या है। देखिए, किसी भी मेमोरी की बात करता हूँ, मान लीजिए हम सिंपल डेटा लेते हैं। अगेन जैसा आर्किटेक्चर में हम फॉलो करते हैं कि हमारे पास एक तरफ है मेन मेमोरी और उसके आगे हमारे पास है कैश मेमोरी, और यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास है सीपीयू। यही आइडिया हमारे पास होता है। अब जरा गौर करिएगा इस बात पे, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी और कैसे हम इस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सोचना ये है कि एक डेटा मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 मेन मेमोरी में। सीपीयू आता है, कहता है x की वैल्यू बताओ, डेटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी से कॉपी करेंगे कैश में, तो यहाँ लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 2 और डेटा सीपीयू के पास पहुंच जाएगा। ऐसे ही होगा या इसमें कोई गड़बड़, कोई डाउट है किसी को? सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अभी तक तो हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन एक्सेस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखा गया था कि इसको मल्टीप्लाई करना था 10 से और x की वैल्यू चेंज होके हो गई 20। पॉसिबल है? मैं सिर्फ रीड थोड़ी, राइट ऑपरेशन भी तो परफॉर्म करूंगा ना। बहुत सही बात है, हो सकता है सर। तो 2 का आपने 20 कर दिया। अब मेरा एक सवाल आपसे है, शायद आप पहले से जान पा रहे होंगे, डीबीएमएस में इसको टर्म करते हैं पहले डेटा रिडंडेंसी फिर इनकंसिस्टेंसी। नो, व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? अगर एक ही डेटा को हम अलग अलग जगह, कोई बात नहीं, डिप्रेशन में मत आइए, अब शुरुआत करिए, है ना। हाँ, स्पेशल क्लास में मुझसे बात करिएगा, बट अब मुझे बताओ, अगर एक ही डेटा को मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर करें तो क्या उसको हम
रिडंडेंसी बोलते हैं, रिडंडेंसी। जी हाँ। सेकंड, अभी उस डेटा की भी अलग अलग वैल्यू हो, एक जगह x की वैल्यू 20, एक जगह x की वैल्यू 2 है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंसी। यस। अच्छा, लेकिन अब एक सवाल मेरा आपसे क्या है, सवाल ये है, अगर हम कोई चेंज करते हैं कैश में, तो क्या उस चेंज को तुरंत मेन मेमोरी में रिफ्लेक्ट करना चाहिए या बाद में भी किया जा सकता है? Should we do it right away or we can do it later also? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं तुरंत करो, कुछ लोग कह रहे हैं बाद में करो, या डिपेंड्स। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ये तो एक बहुत ही छोटा सॉल्यूशन हो ही सकता है जिसमें कोई आइडिया नहीं कि अगर जैसे ही मैं चेंज करूं मैं तुरंत अपडेट कर दूं, ऐसा हो सकता है। ओके, बट ऐसा करने के क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान होंगे? तो अगर हम प्रोसेसर को सिखा दें कि बेटा अगर कुछ भी चेंज करो उसको तुरंत अपडेट करना मेन में, और आपने यहाँ पे इसको 20 लिखा तो यहाँ भी इसको कट करके 20 लिखो, तो क्या मेरी मेन मेमोरी और कैश हमेशा कोहेरेंस में रहेंगी? क्या हमेशा रिलेटेड रहेंगी? जी हाँ। दूसरी बात, क्या मुझे कभी भी कंसिस्टेंसी रिलेटेड इश्यूज होंगे? जी नहीं, मेरा जो भी डेटा है वो हमेशा अपडेटेड है। अच्छा, एक और बात, जैसे अभी कोई जनाब लिख रहे थे डर्टी बिट का क्या, हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है उस आइडिया को डिस्कस करने की, बट अगर आप जो भी चेंज कर रहे हैं उसको तुरंत मेन मेमोरी में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फिर डर्टी या नॉन डर्टी बिट भी लेने की जरूरत होगी कि नहीं? नहीं, क्योंकि फिर क्या चेंज क्या नोट चेंज, मैंने जो भी काम किया अगर मैंने अपडेट कर ही दिया भाई तो बात खत्म हो गई। उस केस में क्या आप कैश में से कुछ भी डिलीट कर सकते हैं? मुझे बताइए, कैश में से कुछ भी डिलीट कर सकते हैं? हाँ, कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा डेटा तो पहले से ही मेन मेमोरी में अपडेटेड है ना सर। इस बात को समझ पा रहे हो ना? ये जो पॉलिसी अभी आप डिस्कस करो, दरअसल इसी को बोलते हैं राइट थ्रू पॉलिसी। इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? राइट थ्रू पॉलिसी। ना राइट थ्रू पॉलिसी क्या बोलते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग to write through, it is maintain the consistency between the cache and main memory. According to it, cache copy is updated at the same time main memory is also updated. जब भी कैश अपडेट होगी, कैश की जो कॉपी है जब भी वो अपडेट होगी, क्या उसी टाइम पे मेन मेमोरी भी अपडेट होगी? जी हाँ। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? मैं एक बार इस आइडिया को समझाता हूँ, देखिए, ये डर्टी बिट का क्या प्रॉब्लम है, हालांकि मैंने इसको बात किया था कैश मैपिंग में, दोबारा एक बार याद दिलाता हूँ। देखो, कैश का साइज मेन मेमोरी के साइज से बड़ा है कि छोटा है? ये तो आप जानते हो, कैश के अंदर रिलेटिवली कम डेटा है और मेन मेमोरी के अंदर रिलेटिवली ज्यादा डेटा है, दैट वी ऑलरेडी नो। ओके, अब जरा एक एक करके 2-3 पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे ना, आपको बात समझ आएगी। देखिए, एक बात समझिए, मान लीजिए मेरा ये ऑलरेडी फुल है, यहाँ पर ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 5, ब्लॉक नंबर 3 और ब्लॉक नंबर 29 या ब्लॉक नंबर 15, ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे पता है, हाँ हो सकता है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, अगर रन टाइम पे जरूरत पड़ी ब्लॉक नंबर 9 की, है ना, तो इसमें से किसी ना किसी ब्लॉक को बाहर भेजना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब वो मान लीजिए हम कौन सा एल्गोरिथम और कौन सी पॉलिसी यूज कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ब्लॉक नंबर 7 विक्टिम है, मैं उसको स्वैप करूंगा, वो एल्गोरिथम आपको ऑलरेडी पता है, ब्लॉक नंबर 7 बाहर होगा और ब्लॉक नंबर 9 उसकी जगह लेगा। क्या ये बात सही है? ऐसा हो सकता है जी। अब ध्यान से एक बात समझिए, समझना क्या है, जब हम कहते हैं रिप्लेसमेंट करना, तो ब्लॉक नंबर 9 को यहां लेके आना होगा, इसमें किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल ये है, क्या ब्लॉक नंबर 7 को जाके सेव करना है, दोबारा सेव करूं पीछे, या डिस्कार्ड कर दूं, बस डिलीट कर दूं? क्या मतलब होता है इसका, कोई बता सकता है? ये सवाल हुआ ना, अच्छा सोचो दिमाग लगा के। 9 अंदर आएगा वो तो ठीक है, 7 बाहर जाएगा वो भी ठीक है, लेकिन बाहर जाने की परिभाषा क्या है? क्या मैं उसको जाके सेव करूं दोबारा से मेन मेमोरी के अंदर, या रिप्लेसमेंट का मतलब डिस्कार्ड करना होता है? ओके, अब मैं इस बात पे आता हूं, अब इस बात को आपको समझाता हूं। क्या ब्लॉक नंबर 7 जो हम कैश में लेके आए हैं वो पहले से कॉपी है और उसका ओरिजिनल फॉर्मेट क्या पहले से मेन मेमोरी में है? सोचो इस बात को।
हाँ सर, वो तो पहले से है, तो फिर सेव करने की जरूरत क्या है? जो लोग बोल रहे हैं सेव करना है, सेव क्यों करना है भाई, वो तो पहले से है। अब एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है सर कि हमने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं। यस, हमने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, और अगर हमने वो चेंजेस किए हैं, लेकिन अब ये जो पॉलिसी है इसको भी ध्यान रख लो एक बार, हम कौन सी पॉलिसी यूज कर रहे हैं? राइट थ्रू पॉलिसी। और राइट थ्रू पॉलिसी ये कह रहा है कि अगर आप कोई चेंज यहां पर करेंगे B7 में, तो क्या उसी समय वो चेंज मेन मेमोरी में भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा? सोचिए। हाँ सर, सेम टाइम पे अपडेट करना पड़ेगा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तब भी क्या रिप्लेसमेंट के वक्त आप इसको बाहर लेके जाएंगे, या तब आप इसको बिना किसी टेंशन के डिस्कार्ड कर सकते हैं? बहुत डिटेल में एक एक बात समझो सर। डिस्कार्ड कर देना चाहिए, फिर क्या टेंशन है, इजंट इट? उस केस में हम इसको बिना किसी टेंशन के डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं क्या? ऑलरेडी सेव्ड है। तो अब क्योंकि जिनको पता है उनको भी कच्चा पक्का पता है, तो मैं नहीं चाहता उसको आप डायरेक्टली पहले से कुछ चीज मान के चलो। अब यहाँ पे डर्टी बिट मॉडिफाइड ऐसा कोई कंसेप्ट चाहिए आपको? नहीं चाहिए ना सर। जो डेटा है वो ऑलरेडी अपडेटेड है। आप जब भी रिप्लेसमेंट के लिए बोलोगे, मैं उसको डिलीट करके जो ब्लॉक आप बोलोगे उसको लोड कर लूंगा, बात खत्म हो गई। क्या ये बात समझ आ रही है सभी को? सोचिए अभी। यस, ठीक है। तो मैं पहला एडवांटेज पढ़ लेता हूं। इट प्रोवाइड हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी। बात तो सही है, कभी भी कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे दोनों जगह आपको सेम डेटा मिलेगा, दोनों जगह सेम डेटा मिलेगा। जो अपडेट होगा वो मेन में भी होगा, इसलिए डर्टी जैसा कुछ नहीं है। यस, बिल्कुल सही बात है। जो भी चेंजेस हैं वो हर मेमोरी में रिफ्लेक्टेड हैं, तो मेरे को कोई अपडेट नहीं करना है। क्लियर है पॉइंट सभी को? अच्छा, लेकिन अब एक बात बताओ, एक लोग क्या बोलते हैं, आइडिया क्या है? पूरा गेम हायरार्की में क्यों बनाया गया? क्योंकि इज इट वेरी गुड आइडिया कि मैं हर बार मेन मेमोरी एक्सेस करूं? नहीं। सोचो ना आप एक बार यार, कैश का पूरा पॉइंट ही तो ये है कि कैश बहुत छोटा होगा तो बहुत फास्ट होगा, बार बार कैश को एक्सेस करेंगे तो मेन मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और आर्ग्यूमेंट है, बट सर मेन मेमोरी फर्स्ट कैश में अपलोड होगी, देन मेन मेमोरी में होगी। एक बार इसे दोबारा पढ़ लो, जितना दिमाग नाम यूजर नेम लिखने में लिखा है, इसे दोबारा एक बार पढ़ के फिर से करो, क्या बोल रहे हो? सर इसमें प्रोसेसर हमेशा बिजी होगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, वो अभी देखेंगे। मेरी बात समझिए, पहले मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, यहां पर डेटा हमेशा दोनों में सेम होगा, जो मैंने आपको समझा दिया कि डिस्कार्ड आप कर सकते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। प्रॉब्लम ये है, अब आपने एक लूप लगाया जो 1 से लेके चल रहा है 10⁻⁶, यानी कि 10 लाख बार चलेगा, और कोई वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू आप हर बार +1 कर रहे हैं। हो सकता है ना लूप में एक वेरिएबल, तो लूपिंग वेरिएबल चाहिए होता है जो हर बार +1 होगा। अब ये जो +1 है, क्या इसकी वजह से आपको ये राइट हर बार मेन मेमोरी में भी करना पड़ेगा? सोचिए। हाँ, अब अगर हर एक्सेस पर कैश में हिट होने के बाद भी मेन मेमोरी में बार बार अपडेट करना पड़ेगा, तो सर स्पीड किसकी कम होगी? स्पीड की, राइट की स्पीड बहुत कम हो जाएगी कि नहीं? सो स्पीड विल बी वेरी वेरी स्लो। अच्छा, इस तरह के सिस्टम में इसलिए आप देख सकते हैं कई क्वेश्चन में आप देखेंगे बोलेंगे रीड का टाइम इतना, राइट का टाइम इतना, रीड का टाइम है 5 नैनोसेकंड और राइट का टाइम है मान लीजिए 15 नैनोसेकंड। आप बोलोगे इतना क्या डिफरेंस है? आप समझ आए डिफरेंस क्या है? हो सकता है वो राइट थ्रू पॉलिसी यूज कर रहा हो, और राइट रीड तो आसानी से कर लेता, बट राइट जब वो करता है तो उसको मेन मेमोरी में भी अपडेट करना पड़ता है, जिस वजह से 10 नैनोसेकंड का पेनल्टी लग रहा है उसके ऊपर। ये बात समझ आती है क्या? और बार बार आपको मेन मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा। मेन मेमोरी एक्सेस करना बार बार दुख की बात है कि खुशी की बात है? दुख की बात है।
अब चलो जरिए थोड़ा सा लेजी अप्रोच यूज करते हैं और फिर देखते हैं प्रॉब्लम क्या होगी। आपने जो समझा, हमने चेंजेस किया, मेन मेमोरी में डेटा था 2 और हमने उसको कैश में कर दिया 20 और हमने ये बात मेन मेमोरी को नहीं बताई। 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करें क्या होगा, नहीं बताई। अब आर्ग्यूमेंट ये है सर, क्या ये सच में डेटाबेस जैसा इनकंसिस्टेंसी है? आंसर है नहीं। वो क्यों? हम मेन मेमोरी एक्सेस कब करते हैं बताओ? ये प्रैक्टिकली इनकंसिस्टेंसी नहीं है, मैं समझाता हूं क्यों। हम मेन मेमोरी एक्सेस कब करते हैं? यस अभय, दैट्स द पॉइंट। जब डेटा कैश में नहीं होता है तब हम मेन मेमोरी के पास जाते हैं। अब अगर डेटा कैश में लिखा हुआ है तो फिर आर्ग्यूमेंट ये है कि x की वैल्यू तो 20 ही हुई ना भाई, कोई मेन मेमोरी को क्यों पढ़ेगा भला? सोचो आप, जब डेटा पहले से कैश में है तो वैल्यू 20 है। तो अब थ्योरेटिकली तो ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ अलग अलग वैल्यू है, बट प्रैक्टिकली सच में कंफ्यूजन है क्या? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी सर्च करेंगे कैश सर्च करेंगे और बहुत आराम से आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल डेटा 20 ही है। बट अब यहां पर कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर होंगी। वो क्या? आप जो भी चेंज कर रहे हैं कैश में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रीड या राइट कैश में क्या फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपडेट तो करना नहीं है, फास्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन 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 क्या अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ब्लॉक में आपने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है? सोचिए, हाँ, है ना। तो अब ये पॉइंट आता है, अब ये कहानी है, इसको हम बोलते हैं डर्टी बिट। डर्टी बिट के इनिशियली सबका वैल्यू क्या होता है? इनिशियली सबका वैल्यू 0 होगा, यानी कि ये 0 बोलने का मतलब है कि किसी भी ब्लॉक में राइट हुआ है कि नहीं हुआ है? किसी भी ब्लॉक में राइट नहीं हुआ। अब जैसे ही हमने ब्लॉक नंबर 7 में एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमने इसको चेंज करके 1 कर दिया। इसी को, अगर कोई कंफ्यूज है भाई, इसी को मॉडिफाइड बिट डर्टी बिट एक ही बात है। यस, तब सोचिए जरा क्या होगा जब रिप्लेसमेंट की बात आएगी। इमेजिन करिए, चलिए B7 नहीं, किसी ने बोला कि B1 को विक्टिम बनाना है, B1 को बाहर भेजो, B9 अंदर आएगा। अगर B1 विक्टिम बना तो मैं उसको सिर्फ डिस्कार्ड करूंगा या उसको मुझे मेन मेमोरी में कॉपी को अपडेट करना पड़ेगा? बताओ। अब यहां आ जाती है बात मजेदार। क्या मैं B1 को डिस्कार्ड कर सकता हूं क्या सर? बिल्कुल मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं, अपडेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि B1 में तो चेंज नहीं हुआ ना। जो लोग कह रहे अपडेट करें, समझे इस बात को। B1 की डर्टी बिट या मॉडिफाइड 0 है, इसका मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो मेन मेमोरी में B1 है और जो मेरे पास B1 है वो बिल्कुल सेम है, ये तो मतलब हुआ। और अगर बिल्कुल सेम है तो क्यों बेफालतू में उसको ले जाके दोबारा काम करा रहे हो? डिस्कार्ड कर दो, बात खत्म हो गई, इजंट इट। लेकिन जो B1 B7 है, इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है, अलग है। क्यों? ये अपडेटेड है सर। हमें कैसे याद है बाद में अपडेट हुआ? हमने इसकी डर्टी बिट को 1 किया हुआ है, ये अपडेटेड है। अब क्या मैं इसको डिस्कार्ड कर सकता हूं या मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा? मेन मेमोरी में मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अब ये जो पॉलिसी है दोस्तों, इसको बोलते हैं राइट बैक पॉलिसी। लेजी है, राइट बैक बाद में अपडेट करेंगे। लेकिन क्या अब यहां पर आपको डर्टी बिट या मॉडिफाइड बिट भी मेंटेन करनी पड़ेगी? जी हां। क्या राइट बैक पॉलिसी में जब हम किसी को रिप्लेस करेंगे तो उसको डिस्कार्ड करते हैं या उसको मेन मेमोरी में सेव करते हैं? मुझे बताओ कंक्लूजन। राइट बैक पॉलिसी में जब हम किसी फ्रेम को, ब्लॉक को रिप्लेस करते हैं, उसको डिस्कार्ड करते हैं या उसको सेव करते हैं? दोनों ही लोग गलत बोल रहे हैं। अगर कोई डिस्कार्ड या सेव बोल रहा है, भाई डिपेंड करता है। अगर चेंजेस हुए हैं, अगर डर्टी बिट 1 है, अगर मॉडिफाइड बिट 1 है, तो सर अपडेट करना पड़ेगा, इजंट इट। अगर डर्टी बिट 0 है, चेंजेस नहीं हुए, मॉडिफिकेशन नहीं हुए, तो फिर आप डायरेक्ट डिस्कार्ड कर सकते हैं, फिर आपको अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि कैश और मॉडिफाइड बिट दोनों का वैल्यू सेम है। क्या ये बात समझ आ रही है क्या? ओके। अभी कोई पूछ रहा था डर्टी बिट को स्टोर कहां रखते हैं। अब शायद पहले वाले न्यूमेरिकल आपको समझ आए होंगे। जो टैग कंपोनेंट हमारा होता है, क्या उसी में ये मेटा डेटा भी एसोसिएट हम कर देते हैं? याद है ना, हमने पढ़ा था हर कैश लाइन पे एक टैग लगा के रखते हैं।
विद एवरी कैश लाइन वी एसोसिएट टैग, यस, तो वहां पर ये डेटा एसोसिएट कर देते हैं जिससे हमें याद रहे कि कौन सी कैश लाइन में मॉडिफाइड डेटा है, कौन सी में नहीं। और इस सब आप ये भी समझ जाएंगे कि प्रैक्टिकली कौन सा अप्रोच ज्यादा पॉपुलर है, राइट थ्रू या राइट बैक। इन जनरल, जी हाँ, इन जनरल कौन सा अप्रोच, ऑब्वियसली राइट बैक इज मोर पॉपुलर, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये कम टाइम लेता है, बार बार रिप्लेसमेंट करने के लिए आपको मजबूर नहीं करता। Write back is also used to maintain the consistency between the cache and the main memory. According to it, changes are performed on the cache and reflected back to the memory in the end. सबसे लास्ट में जब रिप्लेसमेंट का समय आ जाएगा सर, तब मैं अपडेट करूंगा, उससे पहले मैं अपडेट नहीं करूंगा। फॉलो कर पा रहे इस बात को? ऑब्वियसली मेमोरी एक्सेस या राइट ऑपरेशन भी यहां पर कम होंगे, जिसको हम बोल रहे डिसएडवांटेज, एक लेवल की इनकंसिस्टेंसी है, बट वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। क्या वो प्रैक्टिकली सच में कभी होती है? नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा कैश ही पहले एक्सेस कर रहे होंगे। अब पूरी पॉलिसी में जिसको भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है आप मुझे बताइए। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी, प्रॉब्लम क्या है, कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम क्या है, और इसको हैंडल करने के दो अप्रोचेस कौन कौन से, राइट थ्रू, राइट बैक। अब अगर किसी को डाउट है तो बताएं, बहुत साधारण सी बात थी वैसे तो। राइट बैक में इनकंसिस्टेंसी क्यों लिखा है? देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी अपने को नहीं पता, इजंट इट? जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर वाइज अभी हम आगे जाके पाइपलाइनिंग पढ़ेंगे, साइमल्टेनियस एक्सेस आपने बहुत ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे ये अप्रोच एक तरह से प्रॉब्लम हमारे लिए बने, उस जगह पे हम पहले से आइडिया चेंज करेंगे। तो मैं ये लाइन लिखकर अपने लिए स्कोप ओपन रख रहा हूं। ये तो सब समझते हैं ना कि अभी हमने सब कुछ नहीं पढ़ा है, और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, उस वजह से इसको एज ऑप्शन, इसीलिए मैंने क्या लिखा, इनकंसिस्टेंसी अकर और इनकंसिस्टेंसी मे अकर, मे अकर, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एडिशनल थिंग्स। ठीक है, राइट बैक में एक बार रिपीट कर दे सर, उसके लिए रिकॉर्डिंग देखिएगा। कोई डाउट है तो बताइए, रिपीट करने को ऑप्शन नहीं है और इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। आप कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर ये पॉलिसी सॉफ्टवेयर कंसेप्ट पे वी या हार्डवेयर कंसेप्ट पे होता है? अभी तो हम हार्डवेयर के लिए पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आप इसको किसी आइडिया में चाहें तो सॉफ्टवेयर के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम नेटवर्क्स पढ़ रहे थे, प्रॉक्सी सर्वर की बात थी। अगर आपके सर्वर में कोई एंट्री है, आपके कैश में कोई एंट्री है, मान लीजिए हम डीएनएस कर रहे हैं, वेबसाइट का आईपी एड्रेस लिखा है, क्या आईपी एड्रेस खैर बार बार चेंज नहीं होते, बट आपको चेंज करेंगे अगर बार बार रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है? नहीं। तो ये आइडिया बहुत जगह लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी सिलेबस में एसी ब्रांच के लिए सीओए है क्या? महाभारत आपका नाम है, आप पूछ रहे हैं क्या आप इसी ब्रांच से हैं, ईएससी ब्रांच से हैं, इसी ब्रांच से हैं क्या आप इसी ब्रांच से हैं? नाम बहुत अच्छा है आपका। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये बात आपको पता होनी चाहिए पहले से? मैं तो सीएस का हूं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है? नहीं भाई, मैं इसी ब्रांच का नहीं हूं, मैं वही तो समझा रहा हूं। नाम मैं इसी ब्रांच का हूं, नाम मैंने कभी ईएससी एग्जाम लिखा है, ना मुझे उसका पैटर्न पता है, ना मुझे उसका सिलेबस पता है। सोचिए अब मुझे कैसे पता होगा? मैं तो एक टॉपिक बढ़ा रहा हूं, आपके फायदे का है तो आप देख सकते हैं। आप देखिए वो कहां कहां पूछा जा रहा है ना? हाँ, वो एक अलग बात है कि मुझे ईएससी में आजकल टैग किया हुआ है। एक बार आप देखिएगा, मुझे जानकारी नहीं इस बारे में, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा ऑब्वियसली। राइट थ्रू में भी राइट थ्रू में भी अगर चेंज हो तो डेटा, राइट थ्रू में अगर चेंज होगा तो हम तुरंत अपडेट करते हैं। नीतीश वाह, उसको पढ़ो दोबारा, क्या लिखा है मुझे नहीं समझ आ रहा। टेलीग्राम का लिंक अभी बता देते हैं। इज देयर अ प्लेस वेयर वी यूज राइट थ्रू? यू कैन यूज राइट थ्रू एनीवेयर, और ऑब्वियसली स्टार्टिंग के जो कुछ प्रोसेसर रहे होंगे, है ना, वहां पर
हमने स्टार्टिंग में ऑब्वियसली क्या यूज किया होगा? अच्छा, अगेन वैसे मासूम क्वेश्चन है, मैं दोबारा आपको इस पे की याद दिलाता हूँ एक बात। ये ग्रुप का लिंक है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कौन पूछ रहा था? यस, इसको प्रैक्टिकली कहाँ यूज करते हैं? आप मुझे एक बात बताओ, चलो राइट बैक छोड़ दो, राइट थ्रू कहाँ यूज करते हैं? राइट थ्रू कहाँ पर यूज करते हैं, कोई बता सकता है? राइट थ्रू पॉलिसी कहाँ पे यूज करेंगे, कोई बता सकता है? अब एक बात समझिए आप, ये थोड़ी मासूमियत है हमारी। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो पॉलिसी आपको पढ़ाई जा रही है ये वर्ड बाय वर्ड या आइडिया बाय आइडिया अभी के प्रोसेसर में इंप्लीमेंटेड है? तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम कोई प्रैक्टिकल अप्रोच, हम कोई प्रैक्टिकल आइडिया सर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, और ये आउटडेटेड कंसेप्ट्स हैं, है ना। हो सकता है 30-40 साल पहले प्रोसेसर्स में इनको हमने यूज करना छोड़ दिया हो वर्ड बाय वर्ड। हर प्रोसेसर अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। रही बात, जो भी प्रोसेसर जो कंपनी डिजाइन करती है उनके ऊपर 20 इयर्स का तो पेटेंट है। 20 साल तक तो हमें यह भी नहीं पता कि आज जो लेटेस्ट प्रोसेसर कोई कंपनी बना रही है सर वो क्या बना रही है। आप उसे डिकोड करके भी कॉपी नहीं कर सकते, वो पनिशमेंट है। बात समझ रहे हैं? तो कंप्यूटर साइंस में इस बात को समझिएगा। आपका जो वैसे हो क्या सकता है कि थियोरेटिकली हम रिसर्च करते हैं, उसको लिखते हैं, फिर लोग उसको बनाते हैं। यहाँ उल्टा है, आपका जो सिलेबस है वो मार्केट से एडवांस है या आउटडेटेड है? वो आउटडेटेड है। और ऐसा मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट की नहीं कह रहा, ऐसा मैं हर सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूं। तो हम आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा रहे, हम सिर्फ आपको कुछ फंडामेंटल आइडियाज पढ़ा रहे हैं कि लगभग लगभग इस तरह से काम होता है। ये बात समझ आती है कि नहीं? और ऑब्वियसली बेसिक्स ही पढ़ाना चाहिए भाई। हम आपको कोई आज का प्रोसेसर पढ़ा दें, क्या 5 साल के बाद वो रिलेवेंट होगा? नहीं। हम सिर्फ वो सिद्धांत, वो मैकेनिज्म पढ़ा रहे हैं जो रिलेवेंट है, जो 10 साल बाद भी रिलेवेंट रहेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइडिया यही यूज होंगे, इस बात को समझ रहे हैं? उसके बाद भी आपका मन है तो इंटरनेट खुला हुआ है, मतलब मैं बोलूं वो हमारे स्कोप से परे की बात है। अगर आप ये सर्च करना भी की भी कोशिश करें कि राइट थ्रू कौन यूज कर रहा है, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग राउट थ्रू की है, या हम जो पढ़ते हुए कैश और मेन को इमेजिन कर रहे हैं, हो सकता है उसने किसी और तरीके से इमेजिनेशन किया हो, है ना। तब भी वो रिलेवेंट नहीं रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या? सर जो कॉपी भी मार्केट में है उसमें, सर जो कॉपी बिकती है मार्केट, देखिए मैं ऑब्वियसली मैं यहां से आपसे किसकी बात कर सकता हूं? कानून की बात कर सकता हूं। एक और बात, आपको ऐसा लगता है, चलो मैं आपको समझाता हूं, एप्पल का या इंटेल का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है, आपको क्या लगता है पीछे चांदनी चौक के गोदाम में उसकी कॉपी बना लोगे आप? बना लेना, देख लेता कितना दम है आपके अंदर है। मजाक मान रहे हो? ये जो सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ना भाई, आप एक बात समझो। अभी ये क्या कहते हैं, ये भारत कोई महंगी चीज, ये हमने रफाल जहाज खरीदे, एक जहाज लगभग लगभग 1500-2000 करोड़ का है। तो क्यों ना हमने एक जहाज खींच के उसकी कॉपी बना ली होती? ये मजाक है? सोचो आप, एक एक खरीद लेते, बाकी आप लोग को भेज देंगे, आप लोग यही कॉपी बनाने में एक्सपर्ट। अगर कॉपी बनाना इतना आसान होता तो चाइना ने दुनिया के सारे वेपन, सारे चीजों को खरीदता, उनकी कॉपी बनाता। चाइना की बात कर लेते हैं, और वो 2000 करोड़ का जहाज 200-200 करोड़ में बेच देता सबको। तो कुछ हद तक चीजों को करना पॉसिबल है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, कॉपी करना भी इतना आसान नहीं होता। उस लेवल को जाके रिवर्स इंजीनियरिंग करना, उस लेवल पे जाके डिकोड करना, आप जो देखते हैं ना डिजिटल घड़ी की, गाड़ी की, इमारत की, वो कॉपी करना आसान होता है। इस लेवल पे जब आपके जाके काम करेंगे तो कॉपी करने के लिए भी बहुत अकल चाहिए, बहुत अकल चाहिए, उसमें भी मेहनत लगेगी। मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर कोई मान लीजिए मोबाइल कंपनी है, किसी का कॉपी बना भी रहा है ना, तो उसने भी बहुत मेहनत की, आसान काम नहीं है कॉपी बनाना।
यस, हाँ, अब ये बात सही है। अभी वैक्सीन है, बना लो कॉपी। बन गई चाइना से कॉपी वैक्सीन की, बताओ। बॉटल में दे तो रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, लो बॉटल ले जाओ, कर लो, तुम पे बनती हो बना लो, बना लेंगे। पाकिस्तान के, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं ना, वो मैनेज करके फ्लाइट पकड़ के यूरोप जाते हैं, वहां वैक्सीन लगा के वापस आ रहे हैं। इंडिया तो वीजा देता नहीं है, लेकिन चाइना की नहीं लगवा रहे। सोचिए कितना खर्चे का काम है। पहले यूरोप जा रहे हैं वीजा लेके, वहां वैक्सीनेट हो रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो मशीन इतनी सोफिस्टिकेटेड है बहुत सारी, कॉपी बनाना तो दूर, मैं, मेरे को भी गाड़ी का नाम याद नहीं है, बट मैं गाड़ी है इंडिया में, कौन सी गाड़ी कौन कंपनी की, बट उसकी सर्विस भी होती है। तो वो कार को प्लेन में रख के इंग्लैंड लेके जाते हैं, उसकी 2 महीने में सर्विस होती है, तब वो वापस आती है। समझ रहे हो, हवा पानी चेक करने के लिए लंदन भेजना पड़ रहा है हर साल। तो बना लो कॉपी, बताओ कैसे बनेगी कॉपी। बस सर्विस तक तो कर नहीं पा रहे। चलिए, मुझे नहीं पता रॉयल्स रॉय थी या कौन सी थी, खैर ये आइडिया भी क्लियर हुआ क्या। लेकिन एक बात मुझे पक्का बता दो, एक लेवल के बाद जब इस तरह के क्वेश्चन आप पूछने लगते हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? तो मुझे लगता है इन्हें जो बात समझनी थी वो ये समझ गए, अब तो ये बस अंटशंट बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक मासूम सा साधारण सा क्वेश्चन है सर, इसको ऑब्जर्व करिए, बताइए आंसर क्या होगा। जुलाई 2016, आप लोगों की जिज्ञासा रुकती थोड़ी है। अगर बेसिक बात समझ आ जाए तो फिर आप सपनों की उड़ाने ऊपर चले जाते हैं। इन डैश मेथड द वर्ड इज रिटन टू द ब्लॉक इन बोथ कैश एंड इन मेन मेमोरी इन पैरेलल। ऐसा कहां होता है जहां एक साथ ये काम कर लिया जाता है? अब जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे थे, जैसे बचपन में करते ना, ग्रुप बना देते थे, तो ये अपनी क्लास के जो बच्चे पहले ना सुधार लो आप, जिन्हें अभी ये नहीं समझ आ रहा। सिर्फ यही 2 बात पढ़ी हमने कि राइट थ्रू क्या, राइट बैक क्या है, इन्हें समझा लो पहले आप। ओके, देखिए 83% लोग बोल रहे हैं राइट थ्रू, 15% लोग बोल रहे हैं राइट बैक, 3% लोगों ने बोला राइट प्रोटेक्टेड। और मजे की बात, चलो अच्छा थैंक गॉड, इससे कोई वोट नहीं मिला, नहीं तो 1-2%। ये राइट प्रोटेक्टेड क्या होता है भाई? रिश्ता क्या था? रिश्ता नहीं, सोच वही, कोई बात नहीं। तो खैर ऑब्वियसली जहां हम उसी समय अपडेट करते हैं दैट इज राइट थ्रू, दैट इज राइट थ्रू। जहां बाद में अपडेट करते हैं दैट इज राइट बैक। याद रखेंगे इस पॉइंट को। ओके, ये क्वेश्चन देखिए जरा, इसको ऑब्जर्व करिए। गेट, पुराना क्वेश्चन है, गेट 2002 में पूछा है 2 मार्क्स में। (2008) for inclusion to hold between L1 and L2 in a multi-level cache hierarchy, which of the following is necessary? क्लास के लिए सही टाइम है, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। टाइम तो ये अच्छा है, बट वो अभी लॉकडाउन है इस वजह से, वरना फिर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों की जॉब है, बहुत सारे लोगों का क्या बोल सकते हैं, अभी कॉलेजेस चालू हो जाएंगे दोबारा से,
तो इस वजह से ये टाइम क्लैश करता है, इसलिए आई प्रेफर मॉर्निंग और इवनिंग। कुछ लोग दिन में भी क्लासेस लगाते हैं, बट मैं नहीं लगाता, फिर प्रॉब्लम होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। 28%, 19%, भारी कंफ्यूजन है, 29% एंड 25%। जी हाँ। अब देखिए, इसने एक टर्म यहाँ पे यूज किया, हालांकि बहुत बेसिक बात है, पर इसने बोला इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इंक्लूजन? व्हाट इज इंक्लूजन? एक तरीके से सेट थ्योरी की भाषा में बोलूं तो सबसेट ले लूं, इंक्लूड कर लेना। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना। तो मैं बस आपको ऐसे याद दिलाता हूं। अब वो कितने भी लेवल की मेमोरी हायरार्की हो, बट लेट मी से दैट इज लेवल 1, दैट इज लेवल 2, दैट इज मेन मेमोरी, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। आप मुझे बताएं, क्या मेन मेमोरी का जो भी डेटा है, इज इट अ सबसेट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? यस और नो? यस, वहीं से तो आया ना भाई। Then data of second L2 is the subset of main memory, data of L1 is a subset of L2. That is how it works. तो इसको क्या मैं इंक्लूजन बोल सकता हूं? मैं कोई नया डेटा थोड़ी ले रहा हूं। All the data which is in M1 already included in secondary memory or in L2 main memory में like this subset के हिसाब से धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। अब ये बोल रहा है इंक्लूजन टू होल्ड बिटवीन द टू कैश L1 एंड L2 इन द मल्टी लेवल कैश हायरार्की। फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली द मोस्ट ऑब्वियस वन। कह रहा है द लेवल टू कैश मस्ट बी एज लार्ज एज लेवल 1 कैश। ये तो कॉमन सेंस बात है ना भाई, नहीं है? आप बताओ। हाँ, भला आप ऐसे कैसा करोगे? ऐसा हो सकता है क्या कि कैश का साइज बड़ा हो और मेन मेमोरी का साइज छोटा हो? इज इट पॉसिबल? ये बता दो बस एक बार भाई। जब हम हायरार्की की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इस तरह से ही मैनेज करोगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मेमोरी का साइज छोटा होता जाएगा। क्या बात समझ आती है? अच्छा, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द फर्स्ट टू स्टेटमेंट, क्या इंक्लूजन का राइट थ्रू राइट बैक से कोई लेना देना है? नहीं। मतलब अगर ये बोलता मे बी राइट थ्रू, तो क्या मैं इस बात को सही मान लेता? यस, तब मैं इस बात को सही मान लेता। लेकिन ये बोलना कि राइट थ्रू ही करना पड़ेगा, बिल्कुल गलत है। सेकंड भी गलत है, और आई एम सॉरी, फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है। वैसे तो अब ये गलत है तो सारे ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। आप लोगों ने जो भर भर इनको वोटिंग किया है, ये क्यों किया मुझे बताओ। अभी दो पॉलिसी हमने पढ़ा, कंक्लूजन हमने किया कि राइट बैक इज बेटर, देन व्हाई यू आर सेइंग कि यू शुड डू फर्स्ट एंड सेकंड? क्यों बोला आप लोगों ने ऐसा? मुझे बताओगे एक बार? कौन सा केवल ज्ञान आपको प्राप्त हुआ? इंक्लूजन से कंफ्यूज हो गए, चुल्ला आ गया। मुझे लगा 1 2 3 4 ऑप्शन है तो मैंने डी कर दिया, मतलब तुक्का मार दिया इन शॉर्ट। चलिए, अब जरा आ जाते हैं एसोसिएटिविटी। विद द एसोसिएटिविटी ऑफ L2 मस्ट बी ग्रेटर देन, 1 मिनट रुकिएगा भाई। हाँ भाई,
सॉरी, अभी क्लियर है क्या? हाँ, 1 बिलियन का प्रॉफिट हो गया, सही बात है। नहीं, एक छोटी सी बात थी, ठीक है। तो बोल रहा है एसोसिएटिविटी ऑफ L1 मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ L2। अब देखिए एसोसिएटिव जो आइडिया है वो आपने पढ़ा है किस केस में, मैपिंग के अंदर? यस और नो? यस। तो हाँ, जब ये बोल रहा है एसोसिएटिविटी का मतलब क्या यहां पर साइज है? नहीं। ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? क्या यहां पर एसोसिएटिविटी का मतलब साइज है? अभी क्लियर है क्या? ओके ओके, हाँ। तो बोल रहा था यहाँ पे एसोसिएटिविटी देखो मतलब क्या होता है जब हम मैपिंग करते हैं, है ना? तो इन जनरल जो हमने समझा है कि जैसे L2 रिलेटिवली छोटा है, या ये देख लेते हैं L2 और L3 के अंदर, तो फुल्ली एसोसिएटिव मींस आप किसी को किसी से भी एसोसिएट कर सकते हैं, बेसिकली मैनी टू मैनी मैप। एसोसिएशन मतलब रिलेशन, मुझे बताओ एक बार, एसोसिएशन मतलब रिलेशन, है ना? तो मैं एक मेमोरी के किस ब्लॉक को दूसरी मेमोरी के किस ब्लॉक के साथ रिलेट कर रहा हूं या एसोसिएट कर रहा हूं, उसको हम एसोसिएटिव बोल रहे हैं। अभी बोल रहा है एसोसिएटेड ऑफ L2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ L1। टेक्निकली ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन हेरेरी के केस में बस एक बात ऑब्जर्व करने वाली होती है, क्या थ्योरेटिकली ये बराबर भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। बड़ा नहीं हो सकता, बराबर तो हो सकता है। यस। तो ये जो बोल रहा है ना ग्रेटर, बिकॉज फिर देखो अब प्रॉब्लम क्या है, अगर बराबर हुआ तब भी रिलेशन मेंटेन होगा या नहीं होगा? तब भी रिलेशन मेंटेन होगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब है जब इसको आप बड़ा कर लेंगे, तब तो मैं किसको किससे एसोसिएट करूंगा, यहां तो स्पेस वेस्ट ही होगा, क्योंकि L2 से ज्यादा तो मैं रख नहीं सकता। मेरी बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? तो अगर ये ग्रेटर और इक्वल बोलता तो क्या ये स्टेटमेंट सही मानता मैं? मुझे बताओ एक बार, थर्ड वन। हाँ, तब मैं इसको सही मान लेता, बट क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर बोल रहा है तो फिलहाल मैं यहां पर इसको गलत मान रहा हूं। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यस यस यस, ठीक है सर। तो इसकी कहानी यहां पर हमने कर दी कंप्लीट। तो इस तरह के एक आध क्वेश्चन आपने देखा, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि आपको जो कुछ अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल है, एसोसिएशन मतलब रिलेशन, ये अपन ने वहां भी तो पढ़ा है, जैसे डीबीएम में पढ़ते हैं, पहले सेट के कितने मेंबर को दूसरे सेट के कितने मेंबर से रिलेट कर रहे हैं। एसोसिएशन मतलब रिलेशन बनाना। तो मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूं, बिकॉज इट इज मैनी टू मैनी मैप। एक और पेज लेके एक बार और कोशिश करता हूं। इट इज मैनी टू मैनी मैप। आमतौर पे एक मेमोरी छोटी होती है, दूसरी मेमोरी बड़ी होती है, और मैं पहले मेमोरी के किसी ब्लॉक को दूसरे मेमोरी के किसी ब्लॉक में एसोसिएट करता हूं। ये आइडिया मैं तब भी होल्ड कर सकता हूं जब दोनों बराबर हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डिस्क्रीट मैथ्स में आपने पढ़ा फंक्शंस, नाउ दैट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बराबर में भी मैं होल्ड कर सकता हूं। लेकिन यस यस, लेकिन जब ये पहला मेमोरी बड़ा और दूसरा छोटा होगा, क्या तब मैं होल्ड कर पाऊंगा? तब तो लॉजिकली वेस्ट हो गया ना स्पेस आपका, तब ये काम नहीं करेगा। तो मैं ये समझा रहा हूं कि इन दोनों जगह एसोसिएटिविटी वैलिड है, इधर वैलिड नहीं है। ये बात समझ आती है? इनके नाम रख लो L1 L2 L1 L2 L1 L2, जहां पे L1 बड़ा बराबर L2 बड़ा। उसका कहना है ऑप्शन में सिर्फ पहला ही केस है, मैं कह रहा हूं दूसरा भी हो सकता है, ये बोल रहा हूं मैं। सो दिस विल ऑल्सो वर्क। ओके ओके, अब जरा 1 2 3 मजेदार आइडिया ऑब्जर्व करते हैं वन बाय वन, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा, और मैं हर पैटर्न के क्वेश्चन थोड़ा सा सीक्वेंस से बाहर जाके सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन का टेस्ट दिला सकूं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस। गेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क में। इट्स अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन।
एक बार अपने हिसाब से सर पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करिए, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑर्थोडॉक्स तरीके से नहीं बोला गया है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया गया है, तो इसको पढ़ते हुए थोड़ा सा आपको ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। और क्वेश्चन भी फाइनल टाइम वाइम नहीं पूछा है, द मिस रेट ऑफ L2 पूछा है। मिस रेट ऑफ L2 एक्सप्रेस करंट एक्सप्रेस्ड करेक्ट टू 2 decimal places। ओके, कई लोग फॉलो कर पा रहे हैं, बट कुछ लोग 100% नहीं भी कर पा रहे होंगे। एक एक करके जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ लोगों ने पहले सॉल्व करके देखा भी होगा। कंसीडर 2 लेवल कैश L1 एंड L2। तो पहले इतना तो समझ लीजिए, इतना डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए। सीपीयू कुछ भी जो एक्सेस करेगा, पहला ट्राई किस पे करेगा? L1 कैश पे। सेकंड ट्राई किस पे करेगा? L2 कैश के ऊपर। सही बात है। उसके आगे की कहानी अभी देख लेंगे, लिखा है कि नहीं लिखा है। कहता है एन एप्लीकेशन इनक्योर्स एक्सेस पर इंस्ट्रक्शन ऑन एन एवरेज। अब ये बात मेमोरी से बढ़ के थोड़ी सी आगे है। देखिए, हम जरा इसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। जब किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, मान लीजिए I1 इंस्ट्रक्शन है, तो क्या मेमोरी एक ही बार एक्सेस करनी पड़ती है? मुझे बताइए, सोचिए। While executing an instruction, is it required to execute or to access a memory only once? नहीं, मैं एक एग्जांपल आपको दूं। एक एक्सेस तो इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने में लग जाएगा, इंस्ट्रक्शन भी तो खुद मेमोरी में लिखा है, उसको लेके आना। अब इंस्ट्रक्शन अगर बोले, मान लीजिए बोलता है कि पहला ऑपरेंड वहां रखा है, दूसरा ऑपरेंड वहां रखा है, फेच करो ऑपरेंड्स को। करेक्ट, आगे पाइपलाइनिंग में समझेंगे। तो फिर ऑपरेंड फेच करना पड़ेगा, उनको मेमोरी से लेके आओगे, फिर बोलोगे इसको राइट करना है तो राइट करना पड़ेगा। ये तो बहुत कम लिख रहा है। इज इट पॉसिबल कि सिंगल इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में 4-5 बार मेमोरी एक्सेस हो जाए? सोचिए। हाँ, ये बड़ी नॉर्मल बात है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। While executing a single instruction, it is totally possible that I may access a number of memories, number of time memory में access करूं। लेकिन ये तो बोल रहा है कि हर इंस्ट्रक्शन पे एवरेज आ रहा है 1.4 का। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं 10 इंस्ट्रक्शन रन करूंगा तो कितनी बार एक्सेस करूंगा? 14 टाइम्स। अगर मैं 100 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 140। अगर मैं 1000 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1400। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? है ना? अब ये तो उसने तो बता दिया। तो सीपीयू, अब मैं मान लू, चलो, क्योंकि यहां पर ये बोल रहा है 1000 के हिसाब से ना, तो अगर सीपीयू I1 से लेके I1000 तक 1000 इंस्ट्रक्शन रन करेगा, तो उसको 1400 बार मेमोरी की तरफ जाना पड़ेगा, 1400। ये इस बात का मतलब है। समझ आई बात आपको? अब बताओ, जो लोग पहले ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, तो 1 से लेके 1000 तक अगर 1000 इंस्ट्रक्शन रन करेगा सर, तो 1400 टाइम्स मेमोरी की। अब मेमोरी की तरफ कहां जाएगा अभी नहीं पता, बट मेमोरी की तरफ जाएगा। अब आगे पढ़ता हूं। लिखता है
द मिस रेट ऑफ L1 इज 0.1। इस डेटा को यहीं पकड़ लो, क्योंकि यहां नंबर की टर्म्स में बात हो रही है। मिस रेट इज 0.1, यानी कि मिस रेट अगर 10% है, परसेंट में बात करूं 10% है, तो बाबू हिट रेट कितना है? हिट रेट 90। और जैसा आप लोग मुझे बता रहे, तो बड़ी साधारण सी कैलकुलेशन है, क्योंकि 10% मिस है, तो 1400 में से 1400 में से कितने एक्सेस L2 तक पहुंचेंगे? वेरी गुड, बता ही दोगे आप डायरेक्टली, बहुत अच्छा। 140 10% आगे तक पहुंचेंगे, बाकी 90% को जो कितना होगा 14 में से 140 माइनस करोगे 1400 में से, दैट इज 1260। 1260 रेफरेंसेस L1 ही खत्म कर देगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? 1260 एक्सेस तो L1 ही खत्म कर देगा। कहता भाई देख लेगा, टेंशन नहीं है। ये 140 नहीं मिली L2 से, कह रहा यार जरा इसे देख लो ये कहां है। सही बात। अब L2 एक्सपीरियंस ऑन एन एवरेज 7 मिस पर 1000 इंस्ट्रक्शन, यानी कि 1000 से 1400, इसमें से 7 इसने मिस कर दी। यानी कि अब अगर मैं आगे, इसने लिखा नहीं बट मैं इमेजिन करूं मे भी मेन मेमोरी होगी, तो इसके आगे कितनी जाएंगी? सिर्फ 7। इसने कितनी मार्क गिराई यहां पे? 133 इसने सॉल्व कर दी होंगी। फॉलो कर पा रहे हो? लेकिन आपसे पूछ रहा है द मिस रेट एक्सप्रेस करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो जैसा आप लिख रहे हैं। हिट रेट पूछता तो क्या होता है? इट इज 133 बाय 140। और मिस रेट पूछा तो क्या है? इट इज 7 डिवाइड बाय 140। हर 140 में से 7 मिस होते हैं, बाकी 133 हिट हो रहे हैं। और इसको अगर आप लिखेंगे रेशो में, तो ये आ जाने वाला है 0.05, जो कई लोग आंसर कर रहे थे। अब होता यही है, जब तक सॉल्व नहीं करो बड़ा भयावह क्वेश्चन वो लग रहा होता है, बट सॉल्व करने के बाद लगता है बस यही था। बताइए सर, पूरी बात ऑब्जर्व करिए, आइडिया देखिए, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। इस तरह से नहीं सोचा, कोई बात नहीं, अभी सोचिए, वही मैं बोल रहा हूं। अच्छा अब आप मुझे बताओ, यहां पर एक सलाम बनता है सभी फॉर्मूला बाजों के लिए। जो बच्चे सिर्फ फॉर्मूला रटके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उनसे नहीं होना भाई ये। एग्जामिनर ने इतना इसमें मसाला डाल के इतनी गोलमोल बातें क्यों की हैं? ताकि यहां से फॉर्मूला बाजों की छटनी की जा सके। इजंट इट? यस। बताइए एक बार, अभी बात समझ आ रही है क्या? ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं नहीं, ये यही मैं आपको बोल रहा हूं, उसने कंफ्यूजन किया है। उसने 7 मिस पर 1000 मेमोरी एक्सेस नहीं लिखा है भाई। जो भी लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, उसने 7 मिस पर 1000 इंस्ट्रक्शन लिखा है। और मैं ऑलरेडी बता रहा हूं 1000 इंस्ट्रक्शन के लिए रेशो के हिसाब से मेमोरी एक्सेस कितना है? वो तो 1400 है ना। तो 1000 नहीं, हम 1400 के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा इसने ट्विस्ट दिया है क्वेश्चन में। ऑब्जर्व करिए इस बात को, बहुत अच्छा ट्विस्ट दिया इसने क्वेश्चन में। 133। ये पहले समझना है कि L2 तक सिर्फ 140 रेफरेंस पहुंचे, जिसमें से वो क्लियरली बता रहा है क्वेश्चन में 7 मिस हुए। तो भाई 140 में से 7 मिस हुए, तो हिट कितने हुए? 133। 140 माइनस 7 मैंने कर लिया। नहीं, तो 140 माइनस 7 किया तो 133 मुझे मिला। जब तक 140 नहीं है, 140 तब तक वो प्रोसेस नहीं करेगा ना। क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? अच्छे से फ्रेम करो इसे। पूरे सिस्टम में 7 मिस हुए ना, इस क्वेश्चन का भी कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, मिस सिस्टम में नहीं होते, मिस लेवल पे होते हैं। L1 पे 140 मिस हुए, L2 पे 7 मिस हुए। आगे की कहानी मुझे बता नहीं रहा, तो मुझे पता नहीं है। सिस्टम में हिट या मिस नहीं होते, ओवरऑल तो हर कोई हिट ही होना है। सवाल यह है कि कहां मिलेगा। L1 पे मिलेगा, L2 पे मिलेगा, मेन पे मिलेगा, या इसके पीछे सेकेंडरी पे मिलेगा? सोचिए। यस, सिस्टम पे हिट या मिस नहीं होते भाई, लेवल पे होते हैं। 7 मिस हुए पर 1000 इंस्ट्रक्शन इन L2, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। बट फिर वही बात,
इसको इंस्ट्रक्शन की टर्म से मत बोलिए वरना कंफ्यूजन है, इंस्ट्रक्शन की टर्म से मत बोलिए कंफ्यूजन है, पर 1400 मेमोरी एक्सेस की टर्म्स में बोलिए। खैर मुझे लगता है मैंने अपना काम किया है, अब थोड़ा काम आपका है कि इसके ऊपर बाद में दिमाग लगाना। सब चीज अभी नहीं समझ आएगी भाई, थोड़ा सा जाके अभी इसे दोबारा एनालाइज करना। अप्रोच मैंने आपको बता दी है। बट सर 7 मिस आर गिवन फॉर L2 देन व्हाई वी आर कंसीडरिंग फॉर टोटल। भाई साहब इसमें आप दिमाग लगाओ, अब इससे ज्यादा मैं इस पे जिरह नहीं कर पाऊंगा। डायरेक्ट काम कर रहा है कि आप मेमोरी हायरार्की की समझ नहीं रखते हैं, कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो 1400 एक्सेस हैं ये L2 तक पहुंचते ही नहीं है, इसमें से 90% एक्सेस तो L1 ही खत्म कर देता है, तो फिर भला मैं L2 पे टोटल क्यों लूंगा, आप सोचिए, है ना। लेकिन अगर ये नहीं समझ पा रहे तो फिर अभी आप काम करिए इस पे। यहां भी ये बात इससे ज्यादा मुझे लगता है करूंगा तो इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर अदर्स। भाई हायरार्की पढ़ रहे हैं ना, तो टोटल जब बाबू इस तक पहुंचा ही नहीं तो टोटल कैसे ले लूंगा, सोचो ना। L2 के यहाँ पानी पीने आया था, L1 ने भी अपना काम किया है, और हर लेवल पे मैंने दोनों चीजें लिखते हुए आगे तक लेके चला हूं। 1400 स्टार्टिंग में था, यहां से 140 आगे पहुंचा, क्योंकि 10% ही तो आगे जा रहा है, उसने क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि 140 सारे इंस्ट्रक्शन हिट हो जाए, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट फिर जो इसने लिखा उसका क्या करूं। इसने जो लिखा एग्जामिनर ने, इसके क्वेश्चन को पढ़े या अपने हिसाब से सॉल्व करें, मुझे बता दो एक बार। अब तो मैं बहुत श्योर हूं कि मुझे आगे ही बढ़ना चाहिए। आपने क्वेश्चन पढ़ा भी है कि सिर्फ बकवास ही कर रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए जरा एक बार। ये क्वेश्चन पूछा है गेट 2017 में। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे इंटेंस कैलकुलेशन करना आपको पड़ जाए। इसको जरा ऑब्जर्व करिए सर, कैलकुलेशन कितनी करनी है कैसे करनी है वो हम देखेंगे। ओके, बाकी मैं बता दूं, आपको काम करना है, कोशिश करनी है, और फिर भी नहीं समझ आता है तो फिर दोबारा से पूछना है। लेकिन ऐसे हवा में बातें करोगे तो फिर खुद भी डिमोटिवेट होगा और मुझे भी डिमोटिवेट करोगे। हाँ बताइए रोहन, क्या क्वेश्चन है आपका। इस पे भी बात करेंगे, अभी बात करेंगे, कोई बात नहीं। टॉपिक कंप्लीट होने से पहले बात करेंगे, बट अभी ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने ज्यादा जरूरी है। मैंने देख लिया आपका क्वेश्चन। हाँ भाई, इसको एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ कैलकुलेशन के हिसाब से बात समझ आ रही है कि नहीं। बस इक्वेशन बनाने का खेल है सारा। टाइम बढ़ा दो, मैं बढ़ा देता हूँ।
ओके, नाउ लेट मी गो वन बाय वन। ऑप्शन ए से हमें मिला है, या ए को मिला है 51% वोट, ऑप्शन बी को भी अच्छा खासा वोट मिला है 25, और बचे वोट डिवाइड हो गए हैं सी और डी के अंदर। चलिए एक एक करके पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कोई नया कंसेप्ट है या पूरा गेम कैलकुलेशन का है? कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जैसा बोल रहा था, अप्रोच समझनी है, डेटा देखना, फिर वन बाय वन भाई ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। कहते हैं इन अ 2 लेवल कैश द लेवल 1 द एक्सेस टाइम ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 इज 8 clocks 1 and 8 clocks। अच्छा ठीक है, पहले मैं बना लेता हूँ भाई। तो वही जो हमारा आइडिया है, सीपीयू हमारे पास है, सबसे पहले एक्सेस करते हैं L1 में, उसके बाद एक्सेस करते हैं L2 में, और आगे की कहानी लिखी नहीं है। अच्छा यहाँ पे इसने टाइम की टर्म्स में ना बात करके क्लॉक की टर्म्स में बात की है ना, कोई बात नहीं। तो बोल रहा है सिंगल क्लॉक लगता है L1 में, एक्सेस टाइम 8 क्लॉक लगता है L2 में, एंड द मिस पेनल्टी ऑफ L2 कैश टू मेन मेमोरी इज 18 क्लॉक। तो ये सारा मिस पेनल्टी के साथ बता रहा है, मेरे ख्याल से सारी कैलकुलेशन करने के बाद इधर जाते हैं मिस पेनल्टी, ओके, टू मेन मेमोरी कैश इज 18 क्लॉक, 18 क्लॉक तक इधर। फिर बोलता है द मिस रेट ऑफ L1 इज ट्वाइस ऑफ L2। ओके, तो डायरेक्ट मिस रेट बता रहा है क्या कितना है? नहीं, लेकिन ये बोल रहा है डबल है ना। तो मैं ऐसे ऑब्जर्व कर सकता हूं कि अगर इसका क्या ले, अगर x मान लेते हैं, अगर इसका मिस रेट x है, मिस रेट ऑफ L1 कैश इज ट्वाइस ऑफ दैट L2। अच्छा, डबल लिया उसका, तो इसका अगर x है तो इसका क्या हो जाएगा? L1 इज डबल। ओके, आई एम सॉरी, इसका x ले लेता हूं, तो इसका 2x कर लूं अभी, ठीक है। लेट मी डू वन थिंग ना, उसने पूछा किसका, दोनों का पूछा ना, कोई बात नहीं, इसको x मान लेते, इसको 2x मान लेते हैं। द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ द कैश सिस्टम इन 2 साइकिल्स, 2 साइकिल के एवरेज हिट रेशो मिस रेशो आपको बताना है। तो एवरेज एक्सेस टाइम ऑलरेडी बता दिया 2 है, तो आमतौर पे तो रिजल्ट पूछते हैं, बट यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसा था कि वो ऑब्वियसली रिजल्ट पहले से आपको बता रहा है। मुझे बताएं, ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, लेट मी गो वन बाय वन, एक बार कैलकुलेशन करते हैं, फिर जहां जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। ओके, सबसे बताइए, सबसे पहले हम क्या एक्सेस करते हैं? L1। अब L1 का हिट रेट क्या है? L1 का हिट रेट क्या है? वन बाय वन ऑब्जर्व करेंगे। L1 का हिट रेट है 1 माइनस 2x। यस, L1 का हिट रेट है 1 माइनस 2x। यस, और अगर हिट होता है तो टाइम लगता है 1, वो एज इट इज मैं कंसीडर कर लेता हूं। बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 0.5 ही मान के चलता हूं, ताकि बाद में हर चीज में L1 के हिसाब से ऑब्जर्व करूं। इसको 0.5 मान लेता हूं, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन भी ना हो। अभी ठीक है? कोई प्रॉब्लम है इक्वेशन में? 1 माइनस एक्स इंटू 1, एक ही बात है, प्लस क्वाड्रेटिक बनेगी, बिल्कुल बनेगी, कैलकुलेशन के पैसे हैं। अब अगर L1 मिस होता है, जिसके चांस कितने हैं? x। सही बात है क्या? अगर L1 मिस होता है जिसका चांस है x, और L2 हिट होता है, हिट होने का चांस कितना है? 1 माइनस 0.5x, 1 माइनस 0.5x। यस, उस केस में कितना टाइम लगेगा? 1 प्लस 8। वेरी गुड। क्या कोई डाउट है किसी को? सिर्फ पैटर्न के हिसाब से इक्वेशन बनाते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्लस प्लस, अभी कहानी पूरी कहाँ हुई है? अब बताइए क्या करूंगा? पहला मिस हुआ x, दूसरा भी मिस हुआ 0.5x। यस और नो, दोनों मिस हुए। अब कितना टाइम लगेगा यहां तक टोटल? 1 प्लस 8 प्लस 18।
क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? एंड दैट मस्ट बी रिटन टू 2। देखिए आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, कुछ लोग इस लाइन में कंफ्यूज हुए हैं। एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड। हाँ मैं बोल रहा था, इसने देखो क्या लिखा, द मिस पेनल्टी फ्रॉम स्टार्टिंग से बोला या L2 टू मेन मेमोरी बोला है? L2 टू मेन मेमोरी, यानी कि L2 तक का जो खर्चा है वो तो कर दिया आपने, 1 + 8, यस और नो। उसके बाद 18 और करना पड़ेगा। पढ़ो एक बार शब्दों को ध्यान से। द मिस पेनल्टी फ्रॉम L1। अच्छा ये देखो, हर क्वेश्चन में एक नया ड्रामा करता है, क्यों? ताकि बच्चा रटके ना पेल दे। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा सर, कहीं इग्नोर किया, कहीं कुछ और किया। यहां कह रहा है द मिस पेनल्टी फ्रॉम L2 टू मेन मेमोरी इज 18 क्लॉक। बात समझ आ रही है क्या? यस यस, ओके। तो 1 + 8 + 18। अब भाई से सॉल्व करना शुरू करो। ये कितना बचेगा? 1 - x। ये कितना हो जाएगा? 9। अच्छा आई एम सॉरी, इक्वल लिख दिया मैंने। ये अगर बनाना शुरू करूं, ये होगा +9x। जहां गलती करूं मुझे बताइएगा। 9 × 4 -4.5x²। यस। और ये बढ़ोगे तो ये 27, और 27 को आधे से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 13.5x²। 13.5x²। 13.5x² इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन बनेगी। नाउ x² वाला टर्म 13 में से 4.5 किया, ये बचेगा 9x²। उसके बाद ये कैंसिल हुआ, +8x, और ये 2 इधर माइनस में, -1 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बनेगी सर 9x² + 8x - 1 इज इक्वल्स टू 0। सही है क्या? अब फैक्टराइजेशन मैं करूं या आपने सीखा है? कैसे करेंगे? इसमें से 9x² + 9x - x - 1 कर सकता हूं। 9 कॉमन लेंगे, बल्कि 9x कॉमन लेंगे, तो ये क्या बचेगा? x + 1। यहां से -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 1। तो आपको क्या मिलेगा? 9x - 1 इज इक्वल्स टू 0, या x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू -1 तो हो नहीं सकती, या हो सकती है? नहीं। तो x की वैल्यू होगी कितनी? 1/9। और 1/9 आई थिंक ही आ जाएगा यही वाला वैल्यू। यस, ये 1/9 है, उसका आधा करोगे तो ये आ जाएगा 0.56। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बताइए एक बार, पूरी बात A to Z कैलकुलेशन और आइडिया के साथ फॉलो कर पा रहे हैं क्या? हमें कैसे पता चला कि 8 क्लॉक साइकिल है L1 से? एक सेकेंड। हमें कैसे पता चला कि 8 क्लॉक साइकिल एक्सेस टाइम L1 से और CPU से नहीं है? एट क्लॉक साइकिल एक्सेस टाइम, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, क्या ये डायग्राम का ओरिएंटेशन हमें पहले से पता है? खान साहब ये बताइए, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, क्या डायग्राम का ओरिएंटेशन हमें पहले से पता है क्या? ठीक है, तो फिर सारा डेटा उसने लिखा तो है। इधर 1 का एक्सेस है, इधर 8 का एक्सेस है, और L2 से फर्दर पेनल्टी 18 बोल रहा है, तो इधर 18 का सेपरेट एक्सेस है। बाकी जब मैंने पहला एक्सेस लिया तो मैंने सिर्फ 1 लिखा,
जब मैंने अलग अलग लिखा है ताकि आपको समझ भी आए। ये 1 का पेनल्टी लगा और 8 इधर सॉल्व हुआ, इधर थर्ड में जाओगे तो 1 का और 8 का पेनल्टी लगा और 18 अलग लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता डायग्राम का, और हर चीज मैंने कोई अज्यूम नहीं की है, हर चीज क्वेश्चन में मेंशन्ड है, उसके बाद ही हमने सॉल्व किया है। क्लॉक साइकिल क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसको आप ऐसे मान लीजिए, टाइम हम कैसे मेजर करते हैं? आयुष, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होते हैं। क्यों मिनट नहीं हो सकते? अच्छा हो सकती है, बट आमतौर पे सेकंड होते हैं। ठीक है, आपकी एज क्या है? आप कितने टाइम के हो गए हो? एज मतलब ये तो सवाल है ना, कितने टाइम के हो गए आप? 19 सेकंड्स। क्या आपकी एज क्या है? टाइम बताओ। तो अब एक बात समझो, जब बहुत बड़ी यूनिट है तो हम एज अलग तरीके से बताते हैं, isn't it? दरअसल आप मुझे बता रहे हो कि आप सूरज के 19 चक्कर लगा चुके हो, 19 साइकिल, यस और नो, है ना? ठीक उसी तरीके से जैसे आपने 19 रिवॉल्यूशन लगा लिए किसके? सन के। ठीक उसी तरीके से जब हम यहां पर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो या तो मैं टाइम की बात करूं, कितना समय लग रहा है सिस्टम में, ऐसे क्लॉक चल रही होती है जैसे करंट की फ्रीक्वेंसी है, यस। तो ये एक क्लॉक का टाइम आपको बता रहा है। अभी आगे जब हम पाइपलाइनिंग पढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी, क्लॉक, टाइम, इन सब के ऊपर बहुत डिटेल में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। ये सब्जेक्ट आसान, मतलब मैं क्या बोलूं, ये सब्जेक्ट पूरा करते करते बहुत सारे ऐसे टर्म्स ना जब हवा में सुनते हैं उनकी बड़ी इन डेप्थ क्लैरिटी आपको मिलेगी, टेंशन मत लीजिए। सर हम 1 माइनस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे x की जगह L2 में। एक सेकेंड मैं दोबारा लिख देता हूं, मैं जहां गलती करूं मुझे बताइएगा। ये मेरा मिस रेट है L1 का, ये मेरा हिट रेट है L2 का, ये मेरी मिस की पेनल्टी है और ये मेरा हिट का टाइम है। अब आप मुझे बताइए और क्या इसमें चाहते हैं? यही हमने आइडिया पढ़ा है, उसी तरह से हमने इक्वेशन बनाई है। एक्स ऑलरेडी मिस रेशियो है भाई साहब, उसको गौर से देखिए। मुझे फिर भी ये लगता है आधे लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते ध्यान से, बाद में कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन पढ़ो ना ध्यान से। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, एक और करो। ये देखो यहां पे मुझे लगता है सब कुछ पिन पॉइंट तरीके से लिखा है। अब ये बड़ा, ये क्वेश्चन कैसा होगा, आसान या मुश्किल? कैलकुलेशन वाइज भाई साहब देखना पड़ेगा 1 बाय 1। तो ये क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो इसके लिए गलत करने में मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ डेटा लिखा हुआ है लेकिन बहुत सारी बातें अलग अलग तरह की भी हो सकती हैं। तो इसको आप समय दीजिए, मैं एक टाइमर चालू करता हूं 3 मिनट का, जस्ट ऐसे ही रैंडम, सो दैट मेरे को आइडिया रहे। और पूरी बात आप पढ़िए, समझिए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। वेरी गुड। इस क्वेश्चन के अंदर सारा डेटा दिया हो उसने पहले से। अच्छा, जो लोग आमतौर पे वोट नहीं करते इस क्वेश्चन में जरूर क्लिक करते हैं कि तो कम से कम यहाँ तो अटेम्प्ट करें। यहाँ अटेम्प्ट नहीं करना था तो यहाँ नहीं करना आपको अटेम्प्ट, आप बस क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सिर्फ मैंने टाइम के अंदाजे के लिए लिखा है यहाँ पे।
हाँ भाई, कुछ बात समझ आ रही है क्या? यहाँ पे जैसा आप देख रहे थे, जैसे हमने पहले थ्योरेटिकल बात की भी थी, यहाँ पे क्या अलग अलग टाइमिंग दे रहा है हर चीज की? हाँ ठीक है, तो आइडिया अलग अलग नहीं है, बट ध्यान से देखेंगे तो बात समझ आएगी। मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, फिर जहां जो डाउट जो कंफ्यूजन मुझे बताइएगा। आज की क्लास में अगेन मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हम कोई सिंगल कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो लेकिन हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक घुमाव है, एक मसाला है, तो उसको समझना है कॉन्फिडेंस के साथ। और अगेन तैयार हो जाना है कि अगले बार भी जो क्वेश्चन बताएगा, जिस तरह से घुमाएगा, उसमें हम घबराएंगे नहीं, एक एक बात ऑब्जर्व करके आंसर करेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ता हूं। द रीड एक्सेस टाइम एंड द हिट रेशियो ऑफ डिफरेंट कैश इन अ मेमोरी आर गिवन बिलो। अच्छा, ये टोटल टाइम दिया कि सिर्फ रीड का दिया है? रीड का दिया है। और 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, 8 नैनो सेकेंड। और ये जरा इस बात को समझिए, ये इसने क्या आई कैश और डी कैश की बात की है, इसके बारे में हम आगे हालांकि डिस्कशन करेंगे। आमतौर पे हमें डेटा भी एक्सेस करना होता है इंस्ट्रक्शन पे, और बहुत बार क्लैशेस होते हैं। तो पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि आप ये समझ रहे हैं कि लेवल 1 पे इसने कायदे से 2 कैश बनाई है। कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर है जिसमें एक के अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शन स्टोर कर रहा है और दूसरे के अंदर डेटा स्टोर कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? उसके बाद लेवल 2 पे शायद सिर्फ एक ही कैश का डिस्कशन है। लुक एट दिस, कुछ इस तरह से बिहेवियर है। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? एट लेवल 1 वी हैव 2 कैश, one is for storing the instruction and another for storing the data। लेवल 2 पे मर्ज कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है बाद में देखेंगे। पाइपलाइनिंग में बड़े इश्यूज आते हैं। अगर अगला आदमी इंस्ट्रक्शन रीड करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि दो पहली इंस्ट्रक्शन वो अभी भी डेटा रीड कर रही है। अब यहाँ इंस्ट्रक्शन का कैश अलग, डेटा का कैश अलग, एडवांटेज है। आगे पढ़ता हूँ। द रीड एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी इज 90 नैनो सेकेंड। अच्छा, इसके बाद मेन मेमोरी की भी कल्पना इसने की है, और यही लिख देता हूं। फिर मेन मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो है 90 नैनो सेकेंड, और हिट रेशियो नहीं लिखा, इसका मतलब वो मान के चल रहा है कि मेन मेमोरी लास्ट मेमोरी होगी। यस, ओके। नाउ assume that the cache uses reference word fit read policy and write back policy। ये ड्रामा करने की जरूरत थी या नहीं थी? तो कौन सी पॉलिसी यूज कर रहा है यार, अपने को तो क्यों बता रहा है? हम तो एक्सेस टाइम बात कर रहे हैं। एज्यूम दैट ऑल कैश एज डायरेक्ट मैप कैश। एक ड्रामा से मन नहीं भरा, ड्रामा नंबर 2। इन दोनों ही की हमें कोई जरूरत नहीं है। नाउ एज्यूम दैट the dirty black bit is always 0 for all the blacks in the cache। अब अगर सबकी dirty bit 0 है, इस बात का मतलब क्या है कि कोई भी एक्सेस मतलब कोई भी मॉडिफाइड नहीं है ब्लॉक, यानी कि डेटा आपको अपडेटेड मिलेगा। एज्यूम दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम 60% ऑफ मेमोरी इंस्ट्रक्शन आर फॉर फेच, इंस्ट्रक्शन फेच, एंड 40% आर ऑपरेंड फेच। अब ये बोल रहा है दो तरह की इंस्ट्रक्शंस है। कुछ इंस्ट्रक्शन जो एक सेकंड मैं ऐसा बोलता है, इंस्ट्रक्शन नहीं, मैं रीड दो कारण से करता हूं। एक कारण 60% केस में रीड में क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन रीड करनी होती है, और 40% केस में मुझे ऑपरेंड रीड करना होता है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि हिट रेशियो अलग अलग है ना, तो मुझे अलग अलग ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हालांकि अगेन इस पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं राइट की बात की गई है? इस पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं राइट की बात की गई है? नहीं, सब कुछ रीड के बारे में ही है। ओके, द रीड एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। रीड का एक्सेस टाइम कितना होगा अप टिल 2 डेसिमल प्लेसेस? एक एक करके हम बात करूं तो आप अगर मुझे अलाउ करो तो मैं इंस्ट्रक्शन को अलग और डेटा के लिए अलग कैलकुलेशन करूं, इजंट इट? इंस्ट्रक्शन के लिए अलग करूंगा सर, डेटा के लिए अलग करूंगा। चलिए मैं एक एक करके शुरू हो जाता हूं, और पहले यहां पर मैं रीड या इफेक्टिव रीड टाइम निकाल रहा हूं, बट किसके लिए? इंस्ट्रक्शन के लिए। उसके बाद यही कैलकुलेशन मैं रिपीट करूंगा, रीड एक्सेस टाइम निकालूंगा, बट फिर किसके लिए निकालूंगा? डेटा के लिए। पहले रीड पे गौर करिए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के केस में
L1 का हिट रेशो कितना है 0.8, जहां गलती करूं टोकिएगा। 0.8% इस बात की संभावना है कि लेवल 1 पे इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाए, और अगर मिला तो 2 नैनो सेकंड का खर्चा है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? प्लस अगर इधर नहीं मिला तो लेवल 2 तक जाइएगा। लेवल 2 पे गए हैं, इसका मतलब पहले लेवल पर मिस हुआ है और अगले लेवल पर हिट हुआ है, और इसका हिट रेशो है 0.9। यस, और यहां पर जो हिट हुआ है उसका उसका कितना मैं मान लू टाइम, ये पेनल्टी लगेगा 2 का, और 8 का खर्चा इधर 2 + 8। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ठीक है, यहां रुक दूं या और आगे चलना है? और आगे चलना है ना, इसका भी हिट रेशियो लिखा है, तो अभी हो सकता है दोनों जगह मिस हुआ हो। 1 - 0.8, 1 - 0.9, और उस केस में क्या लूंगा मैं, पहला पेनल्टी 2 का, दूसरा पेनल्टी 8 का, और 90 का इधर। क्या इसके आगे जाने की जरूरत है? नहीं, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, सेकंड केस में इधर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। इधर सबसे पहले डेटा का, अब डेटा का हिट रेशियो ही 0.9 है, तो 0.9 इंटू 0.2, मैं थोड़ा स्पीड से चलता हूं, जहां गलती करूं टोकिएगा। सेकंड लेवल तक तो फिर सबका सेम है, तो 0.2 + 0.8, और थर्ड लेवल पे 1 - 0.9, 1 - 0.9, और ये हो जाएगा पेनल्टी 2 + 8 + 90। आई थिंक बस एक ही चेंज होगा दोनों में, वो क्या, इधर स्टार्टिंग में ये जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये हिट रेशियो अलग अलग ले रहा है, डेटा के लिए अलग और ये अलग। यस, अब अगर किसी ने कैलकुलेशन की तो मुझे बताएगा ऊपर नीचे क्या क्या वैल्यू आ रही है। ऊपर आ रहा है 5.4 नैनो सेकेंड, और नीचे आ रहा है 3.7 नैनो सेकेंड। देखिए सर, इक्वेशन मैंने बना दी है, पूरा आइडिया ऑब्जर्व किया, एक बार देखिए किसी को कंफ्यूजन है क्या, या ये तो कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं। अब आगे टोटल एवरेज निकालने के लिए मुझे बताओगे 40-60 की कहानी कैसे यूज करेंगे, क्योंकि भी टोटल एवरेज निकालना है। अब क्या करेंगे, तो टोटल में से 60% तो मेमोरी रीड वाला है, 60% आर इंस्ट्रक्शन ऊपर वाला, तो कैन आई से 60% ऑफ द टाइम जो खर्चा होगा वो होगा 0.4 नैनो सेकेंड का। दिस इज वन एस्पेक्ट, एंड इस बार हिट और मिस नहीं, 40% ऑफ द टाइम जो खर्चा है वो नीचे वाला है, दैट इज 0.37 नैनो सेकेंड। और ये जब आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो शायद सही है, आंसर आएगा 7.2 नैनो सेकेंड। अब एक बार पूरी वैल्यू देखिए, ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? सारा डेटा, सारा जो जो चीजें दी जानी चाहिए थी वो सब इसने दी, बस एक एलिमेंट ऑफ डाउट जानबूझ के क्रिएट किया ताकि थोड़ा ट्विस्ट किया जा सके क्वेश्चन को। क्लियर है ये क्वेश्चन? अभी समझ पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार गेट में देखने के लिए मिलते हैं। गेट 2016 2 मार्क क्वेश्चन, एक ग्राफ दिया हुआ है, और हिट रेशो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिट रेशो मिस रेशो डायरेक्ट देने में शायद विश्वास नहीं कर रहा, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है इस ग्राफ के बेसिस पे आप समझोगे और तब पूरा आंसर बताओगे। इसमें हमें कैसे पता, अगेन ये आपको मान के चलना पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं कि पाइपलाइनिंग पढ़ने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी कि अगर इंस्ट्रक्शन, देखिए अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी है ना, पहले तो ये समझिए, ये समझना था एक के अंदर इंस्ट्रक्शन एक के अंदर डेटा है, तो ऑब्वियसली हायरार्की में तो हो ही नहीं सकता ना, मैं इंस्ट्रक्शन मिस होने के बाद थोड़ी डेटा पे जाऊंगा, दोनों अलग अलग है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों को
पैरेलल में ही होना था। जी हाँ, बिल्कुल डिस्कस होगा। पाइपलाइनिंग के अंदर आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी इन सब बातों की। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। ऑब्वियसली अब एक बात के लिए हम पूरा नया चैप्टर तो नहीं बोल सकते, बट जब सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो अगेन कहानी की अलग अलग कड़ियां आपस में जुड़ती हुई आपको समझ आएंगी। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ूं मैं एक बार, आप सॉल्व कर रहे हैं। ओके, देखिए क्या लिखता हूं। कहता है a file system uses an in-memory cache to cache disk block. a file system, अच्छा अब ये फाइल सिस्टम जो है ये हमें क्यों बता रहा है? क्या इसकी कोई बहुत अच्छी जानकारी हमें होनी चाहिए? इन मेमोरी कैश टू कैश डिस्क ब्लॉक। आगे देखिए, जो हमारा डेटा इंपॉर्टेंट है, द मिस रेश ऑफ अ कैट इज शोन इन द फिगर। अब ये फिगर पहले एक बार इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, क्या ये बोल रहा है और मुझे बताओ डज दैट मेक सेंस। ये बोल रहा है जैसे जैसे समझ आ रहा है, एक्स एक्सिस पे मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे जैसे कैश मेमोरी का साइज बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ही मिस रेट कम हो रहा है। डज दैट मेक सेंस? यस भाई, जितना बड़ा कैश होगा मैं उतना ही ज्यादा डेटा होल्ड कर पाऊंगा, और ऑब्वियसली जितना ज्यादा डेटा होल्ड करूंगा मिस रेट भी उतना ही कम होगा। ठीक है, ये बात तो समझ आती है। आगे बोल रहा है द लेटेंसी टू रीड अ ब्लॉक फ्रॉम अ कैश इज 1 मिलीसेकंड टाइम बता रहा है, एंड टू रीड अ ब्लॉक फ्रॉम द डिस्क इज 10 मिलीसेकंड। ऑब्वियसली बड़ी है। नाउ एज्यूम दैट, अब देखो यहाँ मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी शब्द का इस्तेमाल ना करके डिस्क बोल दिया, बट इससे कोई कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं, कोई भी मेमोरी अपने को क्या उससे आगे की मेमोरी है ना। assume that the cost of checking assume the cost of checking whether a block exists in cache is negligible। अच्छा, सर्च करने का टाइम बोल रहा है नेग्लिजिबल है, पुराने वाला आइडिया। कॉस्ट ऑफ चेकिंग पेनल्टी लेंगे कि नहीं लेंगे? फिर अब ये बताओ, फिर देखो ये मत बोलना सर कैसे पता लगा, भाई क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ चेकिंग अ ब्लॉक एग्जिस्ट इन कैश इज नेग्लिजिबल। ओके, नाउ द अवेलेबल कैश साइज इज इन मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, तो आप ये नहीं बोल सकते मेरे को 33 MB का कैश चाहिए, आप बोलोगे 10 20 30 40 लाइक दिस। फॉलो कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ MB? हालांकि वैसे तो ये भी इतना अच्छा नहीं है, इसको 2 की पार में लिखना चाहिए था। 2 MB होगा, 4 होगा, 16 होगा, 8 होगा, बट चलिए ये 10 की टर्म्स में बोल रहा है, ऐसे मान लेते हैं। The smallest cache size required to ensure that the average read latency 6 मिलीसेकंड is कितने MB का? बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कम से कम कैश में खर्चा कराओ, कम से कम कितना कैश खर्चा करें कि हमारा सर जो एवरेज टाइम है वो 6 मिलीसेकंड या उससे कम हो जाए। एंड नाउ यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज हाउ प्रोसेसर्स आर डिजाइंड, इजंट इट? ऐसे ही तो बनते होंगे मार्केट में। पहले अपन ये देखते हैं हमारा टारगेट क्या है यार, अपने को इतना टाइम में काम करना है, फिर उस हिसाब से देखेंगे कि कितने मेमोरी से ये टारगेट हम फुलफिल कर पा रहे हैं। चलिए, आंसर 30 है, 40 है, जो भी है। मैं एक बार 10 से जरा ऑब्जर्व करना शुरू करता हूं। इमेजिन करता हूं कि मेरा जो कैश है वो 10 MB का है। उस केस में मिस रेशियो देख रहे हो, बहुत हाई पेनल्टी लग रही है मुझ पर, 80%। तो इन दिस केस इफ आई से कैश मेमोरी, केस नंबर 1 में ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर कैश मेमोरी सिर्फ 10 MB का है तो क्या होगा सर? अगर सिर्फ 10 MB का है तो ओके, नाउ हिट रेशियो कितना होगा? अगर मिस रेशियो 80 है तो हिट रेशियो होगा 0.2, जिसमें काम खत्म होगा 1 मिलीसेकंड में, प्लस मिस रेशियो हो जाएगा 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, और काम कंप्लीट होगा 10 में। 10 लिखूं या 10 प्लस 1 लिखूं?
10 लिखूं या 10+1 लिखूं? 10 लिखूंगा क्योंकि पेनल्टी नहीं लगेगी सर। तो ये कितना हो जाएगा 0.2 मिली सेकेंड, और ये हो जाएगा 0.8 इंटू 8, 0.8 इंटू 10, दैट इज 8 मिली सेकेंड। आंसर होगा 8.2 मिली सेकेंड। यस, क्या हमें इतनी फास्ट मेमोरी चाहिए या इससे ज्यादा फास्ट चाहिए? ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है सर, इससे ज्यादा फास्ट चाहिए, हमें चाहिए 6 या उससे भी कम। अब देखिए सेकंड केस में जब मैं सेकंड अटेम्प्ट करता हूं और इस बार 20 MB लेता हूं, तो 20 MB पे मिस रेशो 40 है, तो हिट रेशो कितना हुआ 40। तो 40 इंटू 1 मिली सेकेंड प्लस 1 माइनस 0.4 इंटू 10 मिली सेकेंड, बस यही वैल्यू चेंज होगी। नॉट दैट बिकम्स 0.4 मिली सेकेंड, बट दैट बिकम्स 6 मिली सेकेंड। अगेन अभी भी सम करता हूं, इट इज 6.4 मिली सेकेंड। क्या अभी भी रिक्वायर्ड जो डेटा है उसको फुलफिल ये नहीं कर पा रहा? जी हाँ, अभी भी उससे पीछे है। तो अब शायद थर्ड अटेम्प्ट में जैसा आप लोग बोल रहे काम हो जाना चाहिए। तो जब मैं 60 MB तक जा रहा हूं, आई एम सॉरी 30 MB तक मैं जा रहा हूं, तो 30 पे आप देख रहे हैं हिट रेशो 60 हो रहा है क्योंकि मिस रेशो 40 है। तो लेट मी राइट 60.1 मिली सेकेंड प्लस 1 माइनस 0.6 into 10 millisecond. Now this turned out to be 6 millisecond, and this turned out to 0.4 into this 4 millisecond. So average time will be 4.6 millisecond. Now that is satisfying this criteria. तो बिल्कुल सही है, अपन 30 बोल सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा तब बनता जब अपन x मान लेते, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाती कि 32 पे या 28 पे 27 पे कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। बट ऑब्वियसली इसने बोला 10 के मल्टीपल में है, तो आप अच्छा हो सकता है कोई आदमी इस बात का ध्यान ना दे, ये आखिरी लाइन अगर नहीं पड़ी तो हो सकता है वो आंसर निकाल गया 24.2 पे हो रहा है। सर भाई वो नहीं चाहिए, 10 के मल्टीपल में आंसर चाहिए। तो 10 नहीं तो 20 नहीं तो 30। अब बताइए ये बात समझ आ रही है क्या? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए अभी हमारी टॉपिक में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो या नहीं हो, बात बहुत ज्यादा समझ आई हो कि नहीं आई हो, लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। यस और नो? बहुत प्यार से, बहुत सोच समझ के बड़े प्यारे क्वेश्चन बनाए, तभी तो एक एलिमेंट ऑफ डाउट, एक एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यस, ठीक है सर। उसके बाद जो हमारी अगली, अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन पेंडिंग है, 2-3 क्वेश्चन पेंडिंग है, वो अपन सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो कौन सा है? यहां हम बिल्कुल एकदम अप टू मार्क चल रहे टाइम के हिसाब से, दैट इज इनपुट आउटपुट। अगला चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। अभी तो आज शाम में एक और क्लास है ना, दैट इज इनपुट आउटपुट। तो शाम की क्लास एज यूजुअल, ऐसा मत सोचिएगा शाम की क्लास मैंने चेंज की है। तो शाम की क्लास के लिए जो इनपुट आउटपुट है उसका भी मैं जो पीपीटी है वो ऐड कर देता हूं। तो इसमें जो आपके डाउट जो कंफ्यूजन है वो बताइएगा, उस पर पहले बात करूंगा, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इनपुट आउटपुट उसके ऊपर बात करूंगा। यस, आज क्योंकि ज्यादा क्लासेस हैं तो ज्यादा लंबा नहीं खींचता, इस पे काम करिए और फिर अपन सेकंड आइडिया पे चलते हैं। इसके जो पेंडिंग क्वेश्चन उनको सॉल्व करिएगा अच्छे से, तभी मजा आएगा आपको। इसके जो पेंडिंग क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। टाइम सेम है सर।